गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग लास्ट क्लास में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेसिक्स डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। अभी तक जो डिस्कस किया रिवाइज करेंगे और आज हमारा जो मुद्दा ऑफ डिस्कशन है वो है एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस पर एप्लीकेबल होते हैं, किसको कितने एक्सटेंट तक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं, ठीक। आज जो पार्ट पढ़ने जा रहे हैं दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। हो सकता है एक 2 से 4 मार्क का क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखाई दे। सर 2 मार्क के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। अब आपके पेपर में 30% मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। हर पेपर में इंटर लेवल पे 100 मार्क के पेपर में 30% विल बी एमसीक्यूज एंड 70% विल बी सब्जेक्टिव रिटन जिसको बोलते हो। तो 30% एमसीक्यूज में तो वो कहाँ से भी कुछ भी दे सकता है। तो यहाँ पर 2 से 4 मार्क के आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन जो आज हम लोग पढ़ेंगे वो दिखाई दे सकते हैं। एग्जाम वाइज आपके सारे पेपर में 30% एमसीक्यू का मतलब ये है, अगर कोई पेपर में 2 पार्ट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल टैक्स का पेपर 2 पार्ट है, डीटी और आईडीटी, 50-50 मार्क के। अगर मैं 30% बोलूंगा तो डीटी के पार्ट में भी 50 का 30% यानी 15 मार्क्स एमसीक्यू, 35 मार्क्स सब्जेक्टिव, और आईडीटी में भी 50 का 30% यानी 15 मार्क्स एमसीक्यू और आईडीटी का 35 मार्क्स सब्जेक्टिव। इंस्टीट्यूट एकदम क्लियर रखता है अपने पेपर के तरीके को, तो वो कभी भी चेंज नहीं कर सकता। दिस इज व्हाट इट इज, ऐसे ही पेपर बन के आएगा। तो कोई भी पेपर में आपको ये देखना हो कितना एमसीक्यू और कितना सब्जेक्टिव पोर्शन किस एरिया से आएगा, तो आप देख लीजिए कि जितना मार्क्स है उसका 30% विल बी एमसीक्यू, 70% विल ऑलवेज बी सब्जेक्टिव। एफएमएसएम के पेपर में, डीटी आईडीटी के पेपर में ये कंफ्यूजन अराइज कर सकता है, तो उसमें आप 70-30 कर लीजिएगा, अपने आप वही मार्क्स आएगा एग्जाम में। डन। हमने जब इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लास्ट क्लास शुरू किया, अभी तक क्या बात किया हुआ एक बार मैं डिस्कस कर रहा हूं, याद करना वापस। सबसे पहले हमने बात किया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं। मैंने बोला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर स्टैंडर्डाइज्ड सॉल्यूशन टू अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स। आपको अकाउंटिंग करते समय जिन जिन चीजों में प्रॉब्लम्स इनकाउंटर होगी उनके सॉल्यूशंस आपको एक जगह पर बनाकर दिए गए हैं, जिनको हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोलते हैं। और ये सॉल्यूशंस को स्टैंडर्डाइज किया गया। स्टैंडर्डाइज करने का रीजन क्या था? सो दैट हर एंटिटी जब अकाउंटिंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने अकाउंट्स में करे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करे, वो सेम तरीके से सॉल्यूशन करे, अलग अलग एंटिटी एक ही ट्रांजैक्शन को अलग अलग तरीके से ना दिखाए। ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए गए और सॉल्यूशन को स्टैंडर्डाइज किया गया, इससे 2 मेन फायदे हुए। नंबर 1, जो डाइवर्सिफाइड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस करते थे वेरियस एंटिटीज, वो खत्म हो गया। डाइवर्सिफाइड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस खत्म करने के कारण अब एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपेरेबल हो गए। तुम इजीली एंटिटी ए और एंटिटी बी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठाकर उनकी परफॉर्मेंस पोजीशन को कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि वो दोनों ही एक ही रूल से, एक ही स्टैंडर्ड से बने हुए हैं। बट मैंने फिर बोला था कहीं कहीं पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर भी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, कुछ स्कोप्स को इंक्लूड करने के लिए उन्होंने एक से ज़्यादा ऑप्शंस भी दे रखे हैं। ये ऑप्शन देने इसलिए ज़रूरी है ताकि कोई एंटिटी अगर कोई एक पर्टिकुलर चीज़ कर रहा है तो वो प्रॉपरली उसकी अकाउंटिंग कर सके। हाउएवर ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं, ये ऑप्शन देते समय जानता था इंस्टीट्यूट की एंटिटीज को प्रॉब्लम हो सकती है, तो वहां पर वो बताया कि किस एंटिटी को कौन से कंडीशंस में कौन सा ऑप्शन फॉलो करना चाहिए। ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए गए, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको 4 चीजों के बारे में, 4 एरियाज को कवर करेंगे। हम लोग पढ़े थे RMPD। R फॉर रिकॉग्निशन, M फॉर मेजरमेंट, P फॉर प्रेजेंटेशन, D फॉर डिस्क्लोजर। रिकॉग्निशन मतलब कोई ट्रांजैक्शन को कब और कैसे रिकॉर्ड किया जाए। मेजरमेंट मतलब ट्रांजैक्शन को किस वैल्यू पे मेजर किया जाए ऑन द डेट ऑफ रिकॉग्निशन एंड देयर आफ्टर। तीसरा प्रेजेंटेशन मतलब ट्रांजैक्शंस के इफेक्ट को कैसे प्रेजेंट किया जाए बैलेंस शीट और पीएल में। डिस्क्लोजर मतलब उससे रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाई जाए। ये RMPD अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कवर करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, 4 मार्क तक का एक थ्योरी क्वेश्चन लिखने दे सकता है। आप बताइए कौन कौन सी एरियाज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कवर करते हैं। इसके बाद फिर हम लोग बात कर रहे थे कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिमिटेशन की। लिमिटेशन देखो ऐसा सच कुछ है नहीं, बट कुछ ना कुछ तो कमी इंसान निकालेगा ही, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में भी कुछ कमियां निकाली गई। जैसे बोला गया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है।
क्योंकि सब कुछ स्टैंडर्डाइज कर दिया गया। अब एंटिटी अगर कुछ और करना चाहे तो वो कर नहीं सकती है, तो इसके कारण फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गया है, जिसके कारण रिजिडिटी बढ़ गया। क्या बढ़ गया? रिजिडिटी। दूसरा, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ऑप्शन स्टैंडर्डाइज कर दिए गए और कहीं कहीं पर ऑप्शन दिए गए कि आप एक से ज्यादा पॉलिसीज या एक से ज्यादा ऑप्शंस भी चूज कर सकते हो। तो लोग बोलते हैं कि जब आप ऑप्शन देते हो ना, हम लोगों को यह प्रॉब्लम होता है, हम लोग अपने लिए कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करें, यानी डिफिकल्टी इन मेकिंग चॉइस बिटवीन वेरियस ऑल्टरनेटिव्स। चॉइस नहीं दिया तो रिजिडिटी, चॉइस दे दिया तो डिफिकल्टी इन मेकिंग दोस चॉइस। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो रहेगा, उसको पूरा खत्म नहीं किया जा सकता। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड स्कोप है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टैट्यूट यानी लॉ को ओवरराइड नहीं कर सकता, उसको लॉ के अंतर्गत ही काम करना होगा। तो थोड़ा लैक ऑफ रेस्ट्रिक्टेड स्कोप है। प्लस ऑल्सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सारी अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जिनके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में सोल्यूशन नहीं दिए गए, तो उनके लिए एंटिटी क्या सोल्यूशन यूज करे, वो आज के दिन भी एक क्वेश्चन मार्क है। इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कहीं ना कहीं स्कोप जो है वो क्या है? रेस्ट्रिक्टेड है। इतना बात हम लोग करते करते फिर हम लोग गए थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किन एंटिटीज को फॉलो करना पड़ता है इस बात पर। मैंने बोला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सारी एंटिटीज को फॉलो करना पड़ता है। जो भी एंटिटी कोई कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, इकोनॉमिकल एक्टिविटी कर रही है, कोई भी टाइप का एक्टिविटी आप कर रहे हो जिसमें पैसे का लेन देन हो रहा है, आप प्रॉफिट्स वगैरह कमाने की सोच रख रहे हो, या फिर प्रॉफिट नहीं भी कमा रहे हो तो आपके पास पैसे सरप्लस बच रहे हैं, डेफिसिट बच रहे हैं, ये सारे के सारे केसेस में जब आप कोई कमर्शियल एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी अंडरटेक करते हो तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना सबको पड़ेगा, यानी कॉर्पोरेट एंटिटीज, कंपनीज भी करेगी, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, ट्रस्ट वगैरह को भी करना है। तो सर इनके लिए जो नियम होता है वो नियम बनाता कौन है? कॉर्पोरेट एंटिटीज में हमने पढ़ा था जो नियम बनता है वो बनता है कंपनीज एक्ट के अंदर। और कंपनीज एक्ट कौन गवर्न करता है? गवर्नमेंट गवर्न करता है। तो क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कंपनीज एक्ट को गवर्न करता है, तो जो भी आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में चेंजेस लाना है, अमेंडमेंट्स लाना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस करना है, वो सारा का सारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गवर्नमेंट ही इशू करेगा। आईसीआई के पास पावर इशू करने का नहीं है। आईसीआई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फ्रेम करता है। आईसीआई की एक बॉडी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जो ये फ्रेम करती है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट की एक बॉडी नाफरा, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, रेगुलर बेसिस पे लाइसेंस करती है, काम करती है, सो दैट सही से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए जा सके। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनने के बाद, फ्रेम होने के बाद वो एमसीए को बताते हैं, एमसीए उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कंपनीज के लिए इशू करती है। तो ये कंपनीज के लिए प्रोसेस है जहां पे बनाएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आईसीआई इन कंसल्टेशन विद नाफरा, एंड फाइनली इसको इंप्लीमेंट कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। आईसीआई के पास पावर नहीं है। कंपनीज एक्ट का एक सेक्शन है 133, सेक्शन नंबर 133 आप पढ़ेंगे लॉ में, उसके अंतर्गत कंपनीज के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किए जाते हैं। नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज लाइक प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, इनके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट इशू नहीं करता, क्योंकि इनके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को यूज करने का कोई सेपरेट लॉ नहीं है। इनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इनके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करता है आईसीएआई। जैसे ही गवर्नमेंट क्या करता है, कंपनीज के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करता है, उसी समय आईसीआई बोलता है कि चलो ये गवर्नमेंट ने कंपनीज के लिए इशू कर दिया, अब मैं इसको इशू कर रहा हूं फॉर प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, बिजनेस, आपको ये फॉलो करना है। बट जब आईसीआई ऐसा बोलता है ना, तो प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, बिजनेस बोलते हैं तुम हो कौन? तुम हो कौन जो हमारे ऊपर लॉ इंप्लीमेंट कर रहे हो? लॉ तो पार्लियामेंट में बनते हैं, तो तुम हो कौन जो हमको फोर्स कर रहे हो कि हमको फॉलो करना पड़ेगा? तो आईसीआई ने बोला हम आपको नहीं बोल रहे हैं, हम तो अपने मेंबर्स को बोल रहे हैं, हम सीएस को बोल रहे हैं। कभी भी सीए आपको कोई भी सर्विस प्रोवाइड करेगा अकाउंटिंग की, ऑडिटिंग की, वो हमेशा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग फॉलो करके ही अपनी सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो अगर सीए को अकाउंटिंग करते समय एएस फॉलो करना इंश्योर करना है, मतलब घुमा फिरा के हर एंटिटी को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि जब भी कोई ऑडिट होगा, चाहे वो टैक्स ऑडिट हो, चाहे वो कोई भी तरीके का ऑडिट हो, सीए नीड्स टू इंश्योर कि इस कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हुए हैं वो किससे बने हुए हैं? एएस से बने हुए हैं। तो वहां पे इनडायरेक्टली आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना ही पड़ता है। जैसे मैंने बताया था, हमारे यहाँ टैक्स ऑडिट होती है, इनकम टैक्स के अंदर ऑडिट होती है, जीएसटी के अंदर ऑडिट होती है। तो ये इनकम टैक्स की ऑडिट, जीएसटी की ऑडिट करने का पावर चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास है। तो जब चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे यहाँ आता है ऑडिट करने के लिए, वो इंश्योर करता है कि पहले जो आपके अकाउंट्स बने हुए हैं उनमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो किया गया है या नहीं।
बट मैंने आपको बोला था जो प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप कंसर्न्स है वो इतना ज़्यादा, मैं क्या बोलता हूँ, कंसर्न्ड नहीं रहते अबाउट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। वो नॉर्मली जिसको जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल बोलते हैं, जिस तरीके से अकाउंटिंग होती है वैसे ही कर लेते हैं। नॉर्मली हमारे कोई जटिल ट्रांजैक्शन होते नहीं हैं, नॉर्मल ट्रांजैक्शंस होते हैं हमारे, कोई टेक्निकल ट्रांजैक्शन, कोई बहुत ही डिफिकल्ट टाइप के ट्रांजैक्शन, बहुत ही नए किस्म के ट्रांजैक्शन होते नहीं हैं। सेल हो गया, परचेज हो गया, एक्सपेंसेस हो गया, नॉर्मल ट्रांजैक्शन होते हैं। तो इन दैट केस जो नॉर्मल प्रिंसिपल्स है वही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाली बात करते हैं, तो हम उन्हीं को फॉलो कर लेते हैं, हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते। हम लोग खुद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से थोड़ा बहुत डेविएट करते हैं। जैसे हम लोगों को पूछोगे तो हम लोग फीस अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड नहीं करते, हम लोग फीस कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। क्योंकि यार तुमको जैसे ही फीस मिलता है, गवर्नमेंट बोलता है हमको अपना जीएसटी चाहिए, इनकम टैक्स बोलता है कि चलो इस पर इनकम टैक्स दे दो। जब गवर्नमेंट सभी कलेक्ट कर ले रहा है तो हम इसको इनकम नहीं दिखाएंगे तो खर्चा इस साल दिखेगा, इनकम बाद में दिखाएंगे, उसका फायदा। तो हम बोलते हैं जब हमको स्टूडेंट से फीस मिली हम तभी इनकम मान लेते हैं, क्योंकि हमको पता है हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे, हमको पता है कुछ नहीं होगा, हमको सर्विस प्रोवाइड करना और वो इनकम मेरे को रियलाइज होगा। तो जब मेरे को लगता है इनकम रियलाइज हो जाएगा तो हम इनकम आज ही रिकॉर्ड कर लेते। अदरवाइज अगर 6 महीने का बैच है तो इनकम को भी 6 महीने पर धीरे धीरे रिकॉर्ड करना चाहिए था, बट हम लोग नहीं करते। हम लोग जिस दिन फीस आता है उसी दिन इनकम रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो थोड़ा बहुत डेविएशन हम करते हैं क्योंकि हमारे ऊपर ना इतना स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, हमारे इतने स्टेक होल्डर्स नहीं है। तो थोड़ा बहुत डेविएशन से किसी को फर्क नहीं पड़ता। और इनकम अगर मैं जल्दी दिखाता हूं तो गवर्नमेंट तो बोलता है अच्छी बात है, तुम जल्दी इनकम दिखाए तो मेरे को टैक्स जल्दी मिलेगा। तो गवर्नमेंट भी बोलता है ठीक है थोड़ा बहुत डेविएशन है तो चलेगा, कोई इतना कुछ देखता। हमारे ऊपर पेनल्टी लगाने के लिए कोई लॉ ही नहीं है जो बोले कि तुमको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना था, तुम नहीं किए, चलो पेनल्टी दो। हमारे लिए कोई पनिशमेंट सी प्रेस्क्राइब नहीं है। तो हम उतना जोर से या उतना मतलब एकदम कंसर्न्ड होके जितना कंपनीज यूज करती है हम लोग उतना यूज नहीं करते। तुम अगर अपने पापा से पूछोगे, पापा धंधा चलाते हैं, बिजनेस करते हैं, प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप एक्सेट्रा में, तो पापा बोलेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है? अकाउंटिंग तो वैसे करते हैं जैसे हमारे बाप दादा करते हुए आ रहे हैं, हमको नया कुछ नहीं आता है। तुम्हारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तुम रखो, हम तो वही करेंगे जैसे हम करते आ रहे हैं। और एक्चुअली जब आप उनके प्रिंसिपल्स देखोगे ना तो बहुत हद तक वो प्रिंसिपल्स आपको सेम दिखाई देंगे जो एएस ने बोला है, क्योंकि वो जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स है, हमेशा से वैसे ही चलते हुए आ रहे हैं। हाँ, कोई नया ट्रांजैक्शन होता है, कोई नया चीज होता है तो वो जरूर सीए से सलाह लेते हैं इसका क्या करें हम। तो सीए फिर जब अपना बात बताता है तो वो किसके अंतर्गत बताता है? एएस के अंतर्गत। तो ऑटोमेटिकली आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हो। तो कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन बनाता है? आईसीएआई। इश्यू कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी के लिए बनाता भी आईसीएआई है और इश्यू भी आईसीएआई करता है। क्लियर है बात? हमको ना अब इस एप्लीकेबिलिटी को थोड़ा और अच्छे से समझाना पड़ेगा और अंदर जाके बात करना पड़ेगा कि अब कोर एप्लीकेबिलिटी क्या है। आपने तो ये बता दिया कॉर्पोरेट एंटिटीज विच फॉलो एएस, कितना फॉलो करना है, कितना नहीं करना है, कोई एग्जेम्पशन है क्या, किसी कंपनी को ऐसा है क्या तुमको ये नहीं करना, तुमको ये करना है। तो थोड़े बहुत अगर कुछ है सर तो बताइए कि एप्लीकेबिलिटी एग्जैक्टली क्या है। अब हम लोग एप्लीकेबिलिटी डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं कॉर्पोरेट एंटिटीज पर एप्लीकेबिलिटी डिस्कस करूंगा, वो समझ में आएगा तो फिर हम लोग जाएंगे नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज पर। कॉर्पोरेट एंटिटी समझ में आ गया तो सोच ले नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी 5 मिनट का है। कितना मिनट का? 5। मतलब एक मेरे को अच्छे से समझाना है, दूसरा अपने आप हो जाएगा। तो मैं चलता हूं कॉर्पोरेट एंटिटीज पर। लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ सुनना है, लर्न वगैरह करना नहीं है, अपने आप हो जाएगा। रीड करेंगे एग्जाम डे से पहले तो आप एग्जाम में लिख पाएंगे, समझ में आएगा तो रीडिंग करते ही आपको वापस याद आ जाएगा। ठीक, कॉर्पोरेट एंटिटीज पे याद है हम लोग बात कर रहे थे, अभी इंडिया में 2 सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लग रहे हैं, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एक इंड एएस। अगर किसी को सिंपली समझना है कि कौन सी कंपनी पर कौन सा लग रहा है, आपको सबसे पहले इंड एएस किस पर लग रहा है वो समझ लेना चाहिए, क्योंकि इंड एएस अभी मिनिमम कंपनीज पर लग रहा है और जिन पर इंड एएस लागू नहीं हो रहा है फिर उनको घुमा फिरा कर क्या फॉलो करना है? एएस फॉलो करना है। यानी जब हम ये सीखेंगे ना कि भैया एएस किसको फॉलो करना है, इंड एएस किसको फॉलो करना है कंपनीज में, हम लोग पहले ये जानेंगे कि इंड एएस किन कंपनीज को फॉलो करना है। वो समझ में आ गया तो जो रेसिडुअल कंपनीज है दे विल फॉलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। नॉन कॉर्पोरेट में मैंने बोला था इंड एएस लगता ही नहीं है, नॉन कॉर्पोरेट पे सिर्फ क्या लगता है? एएस लगता है। तो अभी कॉर्पोरेट एंटिटी में 2 पंगे हैं, एएस और इंड एएस। हम लोग पहले समझेंगे इंड एएस किस पर लगता है, वो समझ में आ गया तो फिर हम लोग एएस में चले जाएंगे।
इन डेज का ब्रॉड रोड मैप मैं बाद में डिस्कस करूंगा, अभी सिर्फ ये समझा रहा हूं किस पर आज के दिन इंड एस लग रहा है। इंड एस लग रहा है नंबर 1, ऑल लिस्टेड कंपनीज एक्सेप्ट कंपनीज लिस्टेड ऑन एसएमई एक्सचेंज। एसएमई क्या होता है? स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का भी जो अपना स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे स्टॉक एक्सचेंज का नाम लूं तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जानते हो, बीएसई जिसको बोलते हैं। अभी आप उस स्टॉक एक्सचेंज में जाओगे ना, आपको 2 प्लेटफॉर्म्स दिखाई देंगे, एक मेन प्लेटफॉर्म और एक एसएमई प्लेटफॉर्म। मेन प्लेटफॉर्म में तो आपको बड़ी बड़ी कंपनीज दिखाई देगी, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, विप्रो, आईटीसी, एचयूएल, फिर तुम्हारा टीसीएस, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, ये सारी कंपनीज आपको दिखाई देंगी मेन में। बड़ी कंपनीज है, बड़ा पैसा उठा रखा है पब्लिक से, बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन है। क्या है? मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है पता है? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस। नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस। जैसे मान ले रिलायंस में नंबर ऑफ शेयर्स है 1 करोड़, उसका मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स है 2500, तो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया 2500 करोड़। ये बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई। बड़ी कंपनीज मेन प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड रहती है। बट मान लो अगर किसी छोटी कंपनी को, जैसे मान लो नवीन क्लासेस को हमने नवीन क्लासेस लिमिटेड बना दिया और हम चाहते हैं कि हम लोग 50 करोड़ पब्लिक से उठाना चाहते हैं, हमको कोई 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 करोड़ नहीं उठाना, सिर्फ 50 करोड़ रुपया पब्लिक से उठाना है। क्यों उठाना है सर? दुबई में, बांग्लादेश में, नेपाल में, भूटान में अपना सेंटर खोलेंगे, वहां पर भी सीए की पढ़ाई होती है। तो हमको 50 करोड़ रुपया चाहिए बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए। हम चाहे ना, हम जाके पब्लिक से पैसा मांग सकते हैं, बट पब्लिक से पैसा मांगेंगे तो पहले हमको लिस्टिंग करवाना पड़ता है। जब तक आपके शेयर्स लिस्टेड नहीं होंगे आप पब्लिक से पैसा उठा नहीं सकते, क्योंकि पब्लिक से पैसा उठाओगे तो सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बोलता है आपके शेयर्स लिस्टेड होने चाहिए, सो दैट पब्लिक इजीली बाई सेल कर सके आपके शेयर्स। किसी को नहीं समझ में आए तो वो इमीडिएटली बेच दे, किसी को समझ में आए तो वो इमीडिएटली खरीद ले। तो आपको शेयर्स अगर पब्लिक को इश्यू कराना है तो पहले क्या करना होगा? लिस्टिंग करवानी पड़ती है स्टॉक एक्सचेंज में जाके। अब मैं ना बड़े प्लेटफॉर्म पे नहीं जाऊंगा, क्यों? बड़े प्लेटफॉर्म में जाने से ना बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है, वो फॉर्मेलिटी सारी पूरी करके ही हम शेयर इश्यू कर सकते हैं। तो क्या किया सेबी ने? एक एसएमई एक्सचेंज बना दिया अपने मेन प्लेटफॉर्म के साथ। बोला जो छोटा कंपनी पैसा उठाना चाहता है ना, 50 करोड़, 60 करोड़, 100 करोड़ रुपया, वो इस एसएमई एक्सचेंज के थ्रू पैसा उठा लीजिए। यानी मेरा भी शेयर्स लिस्टेड है, मैं भी पब्लिक को शेयर इश्यू कर रहा हूं, मेरा भी शेयर मार्केट में ट्रेड हो रहा है, बट मैं मेन प्लेटफॉर्म पे ट्रेड नहीं कर रहा हूं। किस पर ट्रेड कर रहा हूं? एसएमई प्लेटफॉर्म पर। आप लोग ये समझते हैं, सुने हैं कभी स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप? ये जो नॉर्मली स्मॉल कैप वाली होती है ना, स्मॉल कैप मतलब बड़े वाले में स्मॉल कैप। हाउएवर स्मॉल कैप के साथ एसएमई एक्सचेंज पे भी छोटी छोटी कंपनीज होती है जो अपना शेयर्स लिस्ट करके रेगुलर बेसिस पे पब्लिक से पैसा उठाने का काम करती है। तो ये एसएमई एक्सचेंज पे जो कंपनीज लिस्टेड है ना, क्योंकि वो बहुत छोटी कंपनीज है, फिर उनको इंड एस फॉलो करने का दरकार, यानी लिस्टेड सारी कंपनीज एक्सेप्ट जो छोटे एसएमई एक्सचेंज, एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड है, उनको इंड एस फॉलो करने का दरकार। अगर वो वहां नहीं है तो वो कहां आ जाएगा? एस में आ जाएगा। नंबर 2, अनलिस्टेड कंपनीज जिनका नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज्यादा है, 250 करोड़ या उससे ज्यादा है। मैं ग्रेटर देन इक्वल टू लिख रहा हूं, यानी 250 करोड़ हुआ तो भी इंड एस, 250 से ज्यादा हुआ तो भी इंड एस। मैं अनलिस्टेड, लिस्टेड तो सब कवर्ड हो गया ना। जब लिस्टेड ऊपर कवर हो गया मतलब उनका नेटवर्थ 0 होगा, नेगेटिव होगा तो भी चलेगा। बट अनलिस्टेड को इंड एस फॉलो तभी करना है जब उसका नेटवर्थ 250 करोड़ हो। अरे लिस्टेड तो ऐसे ही बड़ा होगा, अनलिस्टेड जब खुद बड़ा होगा तभी इंड एस में जाएगा। अब अनलिस्टेड बड़ा कब माना जाएगा? जब उसका नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज्यादा है। तीसरा, इनका होल्डिंग, सब्सिडरीज, एसोसिएट्स, जॉइंट वेंचर्स। ये सब वर्ड्स कभी सुना है?
हम लोग इनको बोलते हैं ग्रुप कंपनीज। क्या बोलते हैं? ग्रुप कंपनीज। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज ना, सारा धंधा रिलायंस इंडस्ट्रीज के नाम से नहीं करती, उनके पास पैसा आता है पब्लिक से, वो पैसा क्या करती है, अपनी छोटी छोटी नई कंपनीज खोलती है, सब्सिडरी कंपनीज। जैसे जियो एक सब्सिडरी कंपनी हो गई, रिलायंस रिटेल एक सब्सिडरी कंपनी होगी, रिलायंस पेट्रो एक सब्सिडरी कंपनी हो गई। वो क्या करती है, नया नया कंपनी खोलती है धंधा करने के लिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज उसमें पैसा लगा देती है और वो पैसा से धंधा कैरी ऑन करता है। ये इतना करने का क्या जरूरत है, उसी कंपनी में कर लेते हैं। मैनेजमेंट इशू। अगर एक ही कंपनी में बहुत सारे धंधे चलाएंगे तो मैनेजमेंट एफिशिएंसी नहीं आएगी, इसीलिए हर कंपनी को अलग अलग करके फिर मैनेजमेंट एफिशिएंसी के हिसाब से वो बिजनेस को मैनेज किया जाता है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की आप देखोगे तो 150 से 200 सब्सिडरी कंपनीज है, यानी वो 150 से 200 धंधा करती है। वो क्या करता है, कोई भी नया धंधा खोलना होता है, कंपनी खोलती है, कंपनी को बोलती है ये धंधा तुमको करना है, पैसा चाहिए, हम दे रहे हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज पब्लिक से आया हुआ पैसा उस कंपनी में डालती है और वो कंपनी धंधा करती है ऑन बिहाफ ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। इनको हम लोग बोलते हैं ग्रुप कंपनीज। क्या बोलते हैं? ग्रुप कंपनीज। हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, होल्डिंग क्या होता है, सब्सिडरी क्या होता है, एसोसिएट्स क्या होता है, जॉइंट वेंचर क्या होता है, अलग से पूरा डिस्कशन आएगा, हम लोगों को पढ़ना है। बट अभी बेसिक मैं बोल रहा हूं, ग्रुप कंपनीज अगर आपकी कोई है तो उनको भी इंड एस फॉलो करना पड़ेगा। इसका रीजन सिर्फ यही है, जब भी किसी कंपनी का कोई होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट जेवी होता है ना, तो उनको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनाने पड़ते हैं। जैसे अगर कोई रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगा, उसको 2 बैलेंस शीट दिखाई देगा, 2 पीएल दिखाई देगा, 2 कैश फ्लो दिखाई देगा, 2 स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी दिखाई देगा, 2 बार नोट्स टू अकाउंट दिखाई देगा। सिर्फ 2 बार क्यों? एक होता है स्टैंड अलोन, यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर एक इंडिविजुअल कंपनी की तरह देखी जाए तो उसका क्या हालत है ये बताओ। दूसरा होता है कंसोलिडेटेड, कि रिलायंस इंडस्ट्रीज अकेले धंधा नहीं कर रही है, इसने तो अपने पैसे बहुत सारे धंधों में लगा रखे हैं सब्सिडरी एसोसिएट जेवीज बना के। तो आप मेरे को रिलायंस इंडस्ट्रीज का अगर सच में परफॉर्मेंस बताना चाहते हो तो सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज का नहीं, पूरे ग्रुप का एक साथ परफॉर्मेंस बता के दीजिए। ये जो पूरे ग्रुप का परफॉर्मेंस एक साथ एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बता के देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो जब भी किसी कंपनी का कोई होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट या जेवी होता है तो कंपनीज एक्ट बोलता है इस कंपनी को अपने स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ पूरे ग्रुप का एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बनाना पड़ेगा। एक्चुअल में तो तुम देखेगा ना रिलायंस इंडस्ट्रीज में, तो उसमें तो पता है क्या दिख रहा है, वो तो शेयर्स खरीद रखा है नए हर कंपनी का, तो उसके बैलेंस शीट में सिर्फ इन्वेस्टमेंट दिखाई दे रहा है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। धंधे में कितना माल बिका, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना एसेट लाइबिलिटी खरीदा हुआ, ये सब कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि रिलायंस तो खुद खरीद नहीं रहा है। रिलायंस ने तो जियो को पैसा दे दिया और जियो सारा धंधा कर रहा है। तो मेरे को एक्चुअल में ना ये नहीं जानना कि रिलायंस ने जियो में इन्वेस्ट कितना किया, वो तो नॉर्मल फिगर है, कहीं भी मिल जाएगा। मेरे को ये चाहिए उस इन्वेस्टमेंट से एक्चुअल में पूरे ग्रुप ने कितना कमाया है। अब अगर मेरे को ग्रुप की कमाई देखनी है तो मेरे को रिलायंस इंडस्ट्रीज का पीएल देखने से नहीं होगा, मेरे को पूरे ग्रुप का पीएल देखना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। अब कंसोलिडेशन करते समय अगर मान लो होल्डिंग बना रहा है इंड ए से और सब्सिडरी बना रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, तो क्या वो कंसोलिडेशन पॉसिबल हो पाएगा? कंसोलिडेशन मतलब कुछ नहीं है, होल्डिंग और सब्सिडरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मर्ज करना। अब एक बना रहा है इंड ए से, एक बना रहा है एस से, तो क्या ये पॉसिबल होगा सही से कंसोलिडेट करना? नहीं। इसीलिए लॉ ने क्या बोला कि अगर आपकी पेरेंट कंपनी इंड एस फॉलो कर रही है तो आप भी इंड एस फॉलो कीजिए, या फिर अगर आपकी सब्सिडरी कंपनी को इंड एस फॉलो करना पड़ रहा है क्योंकि वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो आपको भी इंड एस फॉलो करना। मतलब अल्टीमेटली पूरे ग्रुप का फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ही लॉ पर बनना चाहिए, अलग अलग स्टैंडर्ड के हिसाब से बनना नहीं चाहिए। तो अगर तुम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हो तो तुम्हारा होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट जेवी भी एएसई फॉलो करेगा, बट तुम इंड एस फॉलो कर रहे हो तो तुम्हारा होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट जेवी को भी इंड एस फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो फिर कंसोलिडेशन पॉसिबल नहीं होगा। अब इतनी कंपनीज को इन्होंने ला दिया इधर, इन कंपनीज को छोड़ के जो कंपनीज बची अदर कंपनीज, उनको क्या फॉलो करना है बताओ? एएस। यानी अगर मेरे से कोई पूछे एएस किन कंपनीज पर लागू होता है तो मेरा आंसर विल बी जिन पर इंड एस लागू नहीं होता। अब पूछेगा इंड एस किस पर लागू होता है, ये मत बोला जिन पर एएस लागू नहीं होता, फिर तो घुमा रहे हो, लूप में ले गए तो मेरे को ऐसा कोडिंग किया कि हम घूमते ही जा रहे हैं। तो हम लोगों को वो नहीं बोलना कि जिन पे एएस नहीं लागू होता उन पे इंड एस, हमको इंड एस का पता है किस पर लागू होता है, तो इंड एस वालों को अलग कर दिया, तो बाद बाकी सबको क्या फॉलो करना है? एएस।
अब इस पर ये जो लागू किया गया, ये कैसे कैसे गवर्नमेंट ने लागू किया ओवर द ईयर्स, ये हम लोग अलग से सीखेंगे, रोड मैप आएगा। बट आज के दिन तुमसे कोई पूछे किस पर लागू होता है तो तुम्हारा आंसर ये होना चाहिए। अब ये चीज ना इंड एएस, क्योंकि हमारे फाइनल के सिलेबस में, इंटर के सिलेबस में सिर्फ बेसिक समझना यह है इंड एएस क्या है, इंड एएस किन किन पर लागू होता है। फाइनल के सिलेबस में हर एक चीज डीपली सीखना पड़ेगा। अगर ये केस हो गया तो बता क्या होगा, ये केस हो गया तो बता क्या होगा, नेटवर्क कैसे निकालेंगे, ये सारा चीज फाइनल में सीखना है। इंटर में सिर्फ ये समझना है कि किन पर इंड एएस लागू होता है। ये क्यों समझना जरूरी है? क्योंकि वो नहीं समझेंगे तो किस पर एएस लागू होगा वही नहीं समझ पाएंगे। अब एएस की एप्लीकेबिलिटी के लिए इंड एएस में तो पता है क्या बोला, तुम पर लागू हो गया तो सारा का सारा इंड एएस जो भी तुम्हारे ऊपर एप्लीकेबल है सब फॉलो करना पड़ेगा। एप्लीकेबल मतलब जो भी ट्रांजैक्शन तुम्हारे यहां हो रहे हैं वो जिन जिन इंड एएस में कवर्ड है तुमको सब इंड एएस फॉलो करना पड़ेगा। इंड एएस में कोई एग्जेम्पशन नहीं है, मतलब एक बार इंड एएस लगा उसके बाद इंड एएस को पूरा का पूरा फॉलो करना होगा। आप इंड एएस में कोई छूट छाट मांग नहीं सकते। बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब बनाए गए थे ना, गवर्नमेंट ने उस समय थोड़ी रियायत दी थी। अब मोदी गवर्नमेंट है, यहाँ पे रियायत का कोई बात नहीं है, स्ट्रिक्ट है गवर्नमेंट। तो बोला एक बार इंड एएस लागू हुआ पूरा फॉलो कीजिए, एग्जेम्पशन मत मांगिए, करिए अच्छे से फॉलो ताकि अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स अच्छे से दिखे। बट पहले जब बना था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जब उस समय गवर्नमेंट दूसरी थी, वो थोड़े लीनियंट थे। बोला इतना क्या इन लोगों को जिंदगी में प्रॉब्लम देना है, लेट देम एंजॉय देयर लाइफ। तो उन्होंने क्या हुआ, जब कंपनीज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई किया ना, उन्होंने बोला कंपनीज को दो पार्ट में डिवाइड कीजिए। एक होंगी छोटी कंपनीज जिसको हम लोग बोलेंगे एसएमसीज। एसएमसी मतलब स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड कंपनीज, स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड कंपनीज। एक हो गया नॉन एसएमसी। नॉन एसएमसी मतलब जो एसएमसी नहीं है, यानी इनको मैं बोल सकता हूं बिग कंपनीज। अब बिग कंपनीज में इतना भी बिग नहीं जब इंड एएस लग जाए, उनसे छोटा यानी अनलिस्टेड कंपनी जिनका नेटवर्थ 250 करोड़ से नीचे है। अगर वो कंपनीज है तो उनके ऊपर हम लोग यहां आएंगे बात करने। अब उसमें भी दो पार्ट में बांट दिए, कौन सी कंपनी छोटी है और कौन सी कंपनी बड़ी है। सर ये बताएगा कौन सी छोटी? हाँ अलग से बताएगा। बोला जितनी भी बड़ी कंपनीज है ना उनको तो सारे के सारे एएस फॉलो करने हैं, कोई एग्जेम्पशन नहीं है। बट छोटी कंपनीज को हम लोग थोड़ा सा एग्जेम्पशन रिलैक्सेशन देंगे ताकि उन लोगों को एएस फॉलो करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। यानी देख करते करते तीन पार्ट बढ़ गया। पहले तो सीखा किस पे इंड एएस लगा, अब इंड एएस जिन पे नहीं लगा उन पे क्या लगा, एएस लगा। अब जिन पे एएस लगा उनको भी दो पार्ट में बांटा गया, एसएमसी और नॉन एसएमसी। नॉन एसएमसी हो गई बड़ी कंपनी जिनको सब फॉलो करना है, एसएमसी हो गई थोड़ी छोटी कंपनी जिनको थोड़ा एग्जेम्पशन रिलैक्सेशन दिया गया। सर क्या एग्जेम्पशन रिलैक्सेशन? बोला कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसे है जो आप फॉलो ही मत करना, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसे हैं जिनमें हम थोड़े से आपको एग्जेम्पशन देंगे कि कुछ पार्ट फॉलो मत करना, क्योंकि आप छोटी कंपनीज आपके लिए हर चीज पॉसिबल नहीं है, तो आप ये सब नहीं भी करेंगे तो चलेगा। तो ये सारा चीज हम लोगों को पढ़ना है कि भैया अब बताइए छोटी कंपनी क्या होती है, बड़ी कंपनी क्या होती है। डिफाइन किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि छोटी कंपनी क्या होती है और बड़ी कंपनी क्या होती है। छोटी कंपनी का डेफिनेशन दिया गया और बोला जो कंपनी छोटी कंपनी नहीं है वो क्या हो जाएगा। देखो नॉन एसएमसी का क्या डेफिनेशन है, कंपनी इज नॉट फॉलिंग विद इन द डेफिनेशन ऑफ एसएमसी, यानी नेगेटिव डेफिनेशन है। जो एसएमसी नहीं है वो नॉन एसएमसी है। अब एसएमसी किसको बोला गया? एसएमसी बोला गया उन कंपनीज को जो ये 5 कंडीशन सेटिस्फाई करती है, ऑल 5 कंडीशंस सेटिस्फाई करती है। कभी कभी ना सर कंडीशन जब रहता है तो ये समझना कभी कभी हम लोग के लिए गलती हो जाता है, सारा सेटिस्फाई करना है कि कोई भी एक सेटिस्फाई करना है। समझो बात को, जब गवर्नमेंट को रेस्ट्रिक्ट करना होगा कोई चीज को, रेस्ट्रिक्ट तो वो बोलेगी सारा करो। जब गवर्नमेंट को रेस्ट्रिक्ट नहीं करना होगा, रिलैक्स करना होगा कि ठीक है चल कोई बात नहीं, तो बोलेगी कोई भी एक कर ले। गवर्नमेंट पता है क्या चाहती है? सारी कंपनी सारा एएस फॉलो करें। वो चाहती है कि जितना कम से कम एग्जाम्पशन रिलैक्सेशन कंपनी यूज करे ताकि सही अकाउंटिंग सही फाइनेंशियल पोजीशन दिखाई दे। अगर गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि एंटिटीज को रिलैक्सेशन मिले तो जब बताओ एसएमसी का डेफिनेशन बताएगी तो रेस्ट्रिक्ट करेगी या लूज छोड़ देगी? रेस्ट्रिक्ट करेगी, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि एग्जाम्पशन दे। और अगर रेस्ट्रिक्ट करेगी तो बताओ वो क्या चाहेगी? सारा कंडीशन फुलफिल करो, एक भी फेल हो गया तो सब फॉलो करवाएंगे।
कभी भी लॉ पढ़ते हो, टैक्स पढ़ते हो, लॉ, टैक्स, अकाउंट्स, ये सब लॉ का ही है दायरा। कंपनीज लॉ, कंपनीज अकाउंट सब एक ही है। जब भी लॉ पढ़ोगे ना, कभी भी ये मन में शंका आए कि भैया यहाँ पे ऑल कंडीशंस है या एनी वन कंडीशन है, याद नहीं आ रहा है, तो एक बार दिमाग, आंख बंद करके ये सोचना गवर्नमेंट क्या चाहती है, इसको रोके कि इसको बढ़ावा दे। अगर बोलेगी रोके, बोलेगी सारा कंडीशन रेस्ट्रिक्ट करेंगे, और बोले बढ़ावा दे, एनी कर ले, हो जाएगा। जा, बात समझ में आ रहा है? दिस इज हाउ अ लॉ इज फ्रेम्ड। आप भी सोचो ना, अभी लॉ बनाएंगे तो ऐसे ही तो बनाएंगे, जहां आपको चापना होगा बोलेंगे सब करना, और जहां आपको बोलना होगा ठीक है रिलैक्स है तो बोलेंगे कोई भी एक कर लेना, जा तेरे को छोड़ दिया। जैसे अपने वेदांत को बोलते ना, जा बेटा जा, रिलैक्स, अच्छा बच्चा है, रिलैक्स। भाई हम लोग रितेश को बांध के रखते हैं, रेस्ट्रिक्ट करके रखते हैं, कहीं पे भी चला जाता है। पहले बताओ डन है क्या? अभी हमारा नया टारगेट रितेश है, हम तुमको बता रहे हैं। तो बोला 5 कंडीशन जो कंपनी सेटिस्फाई करेगी, पांचों, वो कंपनी एक एसएमसी कहलाएगी, एसएमसी कहलाएगी। मैं बोल रहा हूं 5 कंडीशन क्या है। पहला कंडीशन, जो कंपनी कोई भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं होनी चाहिए या इन दी प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग नहीं होनी चाहिए। लिस्टेड नहीं होनी चाहिए या इन दी प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग नहीं होनी चाहिए। सर यहां पे इसमें क्यों आ रहा है लिस्टेड पे? लिस्टेड पे तो इंडेस था ना, मैंने बोला ना एसएमई एक्सचेंज वाली वहां से नहीं है। तो अगर मान लो कोई कंपनी एसएमई एक्सचेंज में लिस्ट करवा रही है तो वो इंडेस तो फॉलो नहीं करेगी, एएस फॉलो करेगी। जब एएस फॉलो करने का बात आएगा ना, क्योंकि उन्होंने लिस्टिंग करा रखा है, वो क्या बन जाएंगी? नॉन एसएमसी। यानी एसएमसी होने के लिए पहला पॉइंट है, आप कहीं पर भी लिस्टेड नहीं होने चाहिए या इन दी प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग नहीं होने चाहिए। क्योंकि अगर आप पब्लिक से पैसा उठा रहे हो तो आप छोटे कंपनी, तो आप छोटों में भी बड़े कंपनी हो, अगर आप छोटों में भी बड़े कंपनी हो तो आपको सारे एएस फॉलो करने। वैसे भी पब्लिक से अगर पैसा उठाएगा ना, गवर्नमेंट चाहेगा कि सारा बात सही सही फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताया जाए। अगर वो चाहेगा सारा बात फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताया जाए तो वो क्या बोलेगा? सब एएस फॉलो करो, कुछ छोड़ने का दरकार, तो वो क्या बन जाएगा? नॉन एसएमसी। तो पहला बोला, वो कंपनी का इक्विटी या डेट इंस्ट्रूमेंट कहीं पर भी लिस्टेड नहीं होना चाहिए या इन दी प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग नहीं होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा, कंपनी का टर्नओवर, क्या वर्ड बोला? टर्नओवर 250 करोड़, 250 करोड़ टर्नओवर, 250 करोड़, 250 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 250 करोड़ से कम होना चाहिए। मैं बोलता हूं चल, शैल नॉट बी इक्वल टू और एक्सीडिंग, शैल नॉट एक्सीड 250 करोड़। शैल नॉट एक्सीड 250 करोड़ का मतलब 250 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 250 या उससे कम हो सकता है बट उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। टर्नओवर 250 करोड़ को एक्सीड नहीं करना चाहिए इन एनी फाइनेंशियल ईयर। हम लोग नॉर्मली देखते हैं लास्ट ईयर का, इन दी इमीडिएटली प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर। अगर लास्ट ईयर में उसका टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा है तो वो बन जाएगा नॉन एसएमसी, और 250 करोड़ से नीचे है तो वो बन जाएगा एसएमसी। तीसरा, उसका बोरोइंग समझते हो? लोन्स 50 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर। लास्ट ईयर में जाएंगे, उसका बोरोइंग देखेंगे। बोरोइंग ईयर एंड का नहीं, पूरे साल भर में जब जब वो बोरोइंग लिया है, बोरोइंग्स का बैलेंस देखेंगे। वो कभी भी बोरोइंग का बैलेंस 50 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपकी बोरोइंग 50 करोड़ या उससे नीचे नहीं होनी चाहिए। अगर बोरोइंग 50 करोड़ को एक्सीड किया तो आप कहां चले जाएंगे? नॉन एसएमसी में चले जाएंगे। चौथा, वो कंपनी कोई बैंक, इंश्योरेंस कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जनरली बैंक, इंश्योरेंस कंपनी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर बिग कंपनीज। कोई छोटा कंपनी बैंक खोल नहीं सकता, क्योंकि आरबीआई के इतने स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स है कैपिटल्स वगैरह को लेके कि नॉर्मल आदमी बैंक खोल के, हमको कल इच्छा है कि हम बैंक खोलेंगे, आप अपना पैसा लगाइए, हम आपको टाइम टू टाइम वापस देंगे, हम सबको लोन देंगे, हम नहीं कर सकते। उसके लिए आरबीआई के गाइडलाइंस है कि कौन कंपनी बैंक खोल सकता है। तो अगर आप बैंक खोल के बैठे हो, इंश्योरेंस कंपनी खोल के बैठे हो, या फिर आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन खोल के बैठे हो, तो फिर आप छोटे कंपनी हो ही नहीं सकते। आप क्या हो जाएंगे? बड़े कंपनी। पहला, लिस्टेड या इन दी प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग नहीं होनी चाहिए। बैंक, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं होनी चाहिए। टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए इन दी इमीडिएटली प्रेसिडिंग ईयर। बोरोइंग 50 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए एट एनी टाइम इन द इमीडिएटली प्रेसिडिंग ईयर। सर एट एनी टाइम का मतलब, मान ले फॉर एग्जांपल साल के शुरू में बोरोइंग था 20 करोड़, ड्यूरिंग द ईयर 50 करोड़ का लोन और उठाए, टोटल बोरोइंग कितना हो गया? 70। ईयर एंड पे 40 करोड़ रिपे कर दिए,
30। ईयर एंड पे कोई देखेगा तो उसको लगेगा 50 करोड़ से कम है, बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गवर्नमेंट ये नहीं बोला है कि भैया आपका ईयर एंड पे बोरोइंग 50 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बोला कोई भी टाइम पे बोरोइंग 50 करोड़ से ज्यादा। क्या हमारे एग्जाम्पल में बोरोइंग 50 करोड़ को एक्सीड की थी? सर पहले कितना था? 20, फिर और कितना लिए? 50, तो 20 प्लस 50 कितना हो गया? 70। अगर आपका बोरोइंग लास्ट ईयर कोई भी दिन एक्सीड कर गया 50 करोड़ तो आपको क्या माना जाएगा? नॉन एसएमसी माना जाएगा। एंड वो होल्डिंग सब्सिडरी नहीं होना चाहिए ऑफ कंपनी विच इज नॉट एन एसएमसी कंपनी। अगर आप किसी बड़े कंपनी के होल्डिंग सब्सिडरी हो तो अपने आप क्या माने जाओगे? बड़े कंपनी माने जाओगे। हम लोग बोलते हैं ना बड़े बाप का बेटा है, वो भले कुछ नहीं कर रहा हो, भले ही उसके पास 1 रुपया नहीं हो, बट अगर उसका पापा बड़ा है तो हम लोग बेटा को भी क्या मानते हैं? जनरली बड़ा ही मानते हैं कि भाई इसके पास बहुत पैसा है। हम लोग ये थोड़ी देखते हैं इसके पास पॉकेट में कुछ है कि नहीं, हम तो बोलते हैं बड़े बाप का बेटा है। बड़े बाप का बेटा मतलब बाप बड़ा तो इट इज इंप्लाइड कि साला बेटा भी बड़ा ही है। डीम्ड, वही डीम्ड, आप सही बोल रहे हो, लॉ का अच्छा वर्ड यूज किए सर, डीम्ड। तो अगर कोई कंपनी किसी बड़ी कंपनी की होल्डिंग या सब्सिडरी है तो वो डीम्ड है कि वो क्या कंपनी है? बड़ी कंपनी है, उसको छोटी कंपनी में लाने का दरकार नहीं है। 5 पॉइंट बोला, अगर आप ये 5 पॉइंट को फॉलो कर लेते हो तो यू आर एन एसएमसी, अदरवाइज यू आर अ नॉन एसएमसी। और ये देख 5 पॉइंट नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब लिस्टेड नहीं होना चाहिए, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं होना चाहिए, टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बोरोइंग 50 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बड़ी कंपनी का होल्डिंग सब्सिडरी नहीं होना चाहिए। तो साला ये बोल देते इन 5 में कोई भी एक होगा तो वो नॉन एसएमसी बन जाएगा, और जो इसका एक भी नहीं होगा वो क्या बन जाएगा? मतलब उल्टा भी डेफिनेशन दे सकते थे, उल्टा डेफिनेशन इजी होता। बोलता नॉन एसएमसी कौन है? जो 5 में कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करे, लिस्टेड है, बैंक, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बोरोइंग 50 करोड़ से ज्यादा है, टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा है, और इन कंपनीज की होल्डिंग सब्सिडरी है, तो वो हो गया बड़ा और उनको छू के क्या हो गया? छोटा। बट बोला नहीं, इतना आसान कैसे बनाने दे, पहले हम तुमको पढ़ाएंगे टू नेगेटिव डेफिनेशन, फिर उस नेगेटिव का नेगेटिव होगा तो फिर एसएमसी में चला, नॉन एसएमसी में चला जाएगा। तो बेकार का कंफ्यूजन। बट सर फिर लॉ ऐसे लिखा क्यों जाता है? यही तरीका है लॉ लिखने का, ताकि इजीली समझ में नहीं आए, लॉयर की दरकार पड़े और फीस देना पड़े। मतलब सोचो इसको कितना सिंपल हम बना सकते थे। हम इसको नॉट हटा के पास वाले में लिखते और बोले एनी कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो वो नॉन एसएमसी है, तो वो सिंपल हो जाता। 5 में कोई भी एक सेटिस्फाई कर ले नॉन एसएमसी, और अगर 5 ही सेटिस्फाई नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? एसएमसी। ऐसे भी तो लिख सकते थे। बोला नहीं, इतना इजी कैसे कर देंगे हम? तो सर हम लोग याद कैसे सके? याद जैसे मैंने बोला वैसे रखो। 5 में कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो वो नॉन एसएमसी। क्या? लिस्टेड है, टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा है लास्ट ईयर में, बोरोइंग 50 करोड़ से ज्यादा एट एनी पॉइंट इन लास्ट ईयर, बैंक, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, या इन कंपनीज में किसी का होल्डिंग सब्सिडरी है। 5 में कोई भी सेटिस्फाई हो गया तो नॉन एसएमसी, और अगर 5 ही फेल हो गया एसएमसी। पहले वो याद रहेगा, ये सब ना रटना नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड टू बी लर्न बाई हार्ट। बस क्या होता है, ध्यान रखना है कि एग्जाम में ये भी मेरे सिलेबस में है। बिफोर द डे ऑफ एग्जाम या मैं कोई टेस्ट लूं तो एक बार जस्ट घुमा के ना रीड करके आना, कोई क्वेश्चन आए तो तुम उसको लिख सको। डन है क्या बात? अब अगर कोई देखे नॉन एसएमसी के नीचे देख क्या लिखा हुआ है, ऑल एएस आर एप्लीकेबल इन एंटायरिटी, सारा एएस उन पर अप्लाई किया जाएगा, वो लोग को कोई एग्जेम्पशन रियायत नहीं है। बट इधर देखो तुम, इसमें ना कुछ चेंजेस था, मैं चेंजेस किया था। ओके, मैंने चेंजेस बुक में किया था, जस्ट अ सेकंड रुक तो। इसमें चेंजेस आए हैं, वो चेंजेस मैंने नोट किए थे, तुम लोग का टर्म का बुक में है, जस्ट अ सेकंड। तुम लोग का बुक आ गया है, कल या परसों तुम लोगों को दे दिया जाए। अकाउंट्स वाला बुक आ गया है, जो अभी 2 चाहिए तुमको, और जो ऑनलाइन मतलब दूर दराज से कर रहे हैं उनको घर पे चला जाएगा, और जो कैलकाटा में है चुपचाप आके ले लेना। हाँ, ज्यादा मत बोलना, कैलकाटा वालों को भी भिजवाना पड़े अच्छा नहीं लगता है। कभी आओ मिलने हम लोग से भी, एक दिन लाइव क्लास ही कर लो यहाँ आके, अच्छा लड़का लोग देखने मिल जाएगा। अब लड़का लोग को देखने थोड़ी आएंगे हम लोग, अरे तो बोलने का जरूरत थोड़ी, हर चीज अच्छा थोड़ी लगेगा।
डीम्ड है। ये ना चेंजेस आए थे, मैंने यहां चेंजेस मार्क कर रखे हैं। नॉन एसएमसी में सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाई होंगे, ऑल एएस आर एप्लीकेबल। एसएमसी में कुछ एएस तो एप्लीकेबल होंगे इंटायरिटी में, इंटायरिटी मतलब कोई एग्जाम नहीं है, पूरा फॉलो करना है। कुछ एएस में रिलैक्सेशन दिया गया, 5 एएस है, 15, 19, 20, 20, 29, याद नहीं करना, कभी नहीं पूछेगा बताओ तो एसएमसी में किसको रिलैक्सेशन है, कुछ नहीं पूछेगा। इंस्टीट्यूट पेपर बहुत ही, मैं बोलूँ ना, अच्छे से बनाता है। वो नहीं चाहता है कि तुम रट किया, वो चाहता है तुमको समझ में आना चाहिए, तुमको लिखना है। वो हो सकता है तुमको केस स्टडी दे दे, बताओ ये एसएमसी है कि नहीं, वो दे देगा, बट ये नहीं देगा कि बताओ अब एसएमसी है तो कौन सा एएस नहीं लगेगा। वो ये रटवाना नहीं चाहता है तुमको। और एक एएस है जो एप्लीकेबल नहीं है, बोलो कौन सा? 17। मैं तुमको एक काम दे रहा हूं, मैंने तुमको समझाया था कितने एएस है, बताओ तो कितने एएस है आज के दिन? 27। 27 में 1 से 29 है, 2 नहीं है, 6 और 8 नहीं है। अब तुम यहां देखो, इस लिस्ट में कुछ एएस गायब है। 6 और 8 तो ठीक है, 6 और 8 तो है ही नहीं, तो वो गायब ही रहेगा। उसको छोड़ के भी कुछ एएस गायब है, देखो खोल के निकालो। बच्चा बोल रहा है 27 नहीं है, और 25 नहीं है, और 21 नहीं है, 23 नहीं है, ये नहीं है पक्का 100%। 25 बोल दिया, 21, 23, 25, 27 ये नहीं है। अब सुन, 21, 23, 27 कंसोलिडेशन रिलेटेड एएस होते हैं, कंसोलिडेटेड। ये ना इवेंट बेस्ड एएस है। तुम्हारा होल्डिंग सब्सिडियरी होगा तब तो कंसोलिडेट करोगे। यानी अगर मैं सिंगल कंपनी के व्यू पॉइंट से बात करूं तो मैं बोलूंगा कि यहां पे ये सब लिखे हुए नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तभी यूज करने हैं जब आपका कोई होल्डिंग सब्सिडियरी हो। मैं नॉर्मली बोलूंगा जब आपका कोई सब्सिडियरी हो, क्योंकि तभी आप होल्डिंग के होके आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पाओगे। तो बोला गया ये 3 एएस के बारे में हम अलग से नहीं बोल रहे हैं। अगर किसी का सब्सिडरी हो, चाहे बड़ा कंपनी चाहे छोटा कंपनी, तब ये 3 एएस को तुमको फॉलो करना पड़ेगा। यानी यहां पे कोई रिलैक्सेशन एग्जेम्पशन नहीं है। ये 3 एएस क्योंकि इवेंट बेस्ड एएस है, कंसोलिडेशन बेस्ड। अगर कोई एसएमसी कंपनी का सब्सिडरी है, आप 21 यूज कीजिए। आपका एसोसिएट कंपनी है 23 यूज कीजिए। आपका जॉइंट वेंचर है 27 यूज कीजिए। तो मतलब यहां पर ये इसलिए हटाए गए हैं क्योंकि इनमें एग्जेम्पशंस नहीं है, इनमें रिलैक्सेशन नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि ये हमेशा एप्लीकेबल है। ये तो सिर्फ तभी एप्लीकेबल होंगे जब आपका कोई सब्सिडरी, एसोसिएट, जेवी हो और आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो। 25 होता है इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हाफ ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सेट्रा। ये भी इवेंट बेस्ड है। सब कंपनी को बनाने का जरूरत नहीं होता। आपको जरूरत हो बनाने का तब आप 25 फॉलो कर लेना, नहीं बनाने का जरूरत हो तो देखने का भी दरकार। यानी इसका मतलब ये नहीं है कि ये एप्लीकेबल नहीं है आप पे। अगर वो इवेंट होगा तब एप्लीकेबल है, नहीं इवेंट होगा तो देखने का भी दरकार नहीं है। मेरा बात समझ में है मैं क्या बोल रहा हूं? इसीलिए ये 4 एएस आपको ऊपर दिखाई नहीं दे रहे, बट आपको याद तो करना ही नहीं है। तो हम लोगों को ये सब चीज नहीं भी याद रहे तो चलेगा। तो 21, 23, 27 ये कंसोलिडेटेड रिलेटेड एएस है, तभी फॉलो करना पड़ता है जब आपका कोई सब्सिडरी, एसोसिएट, जेवी हो। 25 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, तभी फॉलो करना पड़ता है जब आपको क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह बनाना है। तो अगर आप पे वो बनाना है तो आप ये फॉलो करेंगे, नहीं बनाना है तो देखने का भी जरूरत नहीं है। यानी नॉन एसएमसी में भी ये 4 एएस अप्लाई डायरेक्टली नहीं होते। अगर वो कंडीशंस होती है तो अप्लाई करना है, नहीं होती है तो देखने का भी दरकार नहीं है। यानी 21, 23, 27 applicable to any company when there is a subsidiary, associate, JV. If there is no subsidiary, associate, JV, you need not follow them. चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। जब मेरा कोई सब्सिडरी कंपनी नहीं है, हम क्यों कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे? और जब वो बनाना ही नहीं है तो हमको एएस 21 फॉलो करने का दरकार भी नहीं है। तो क्योंकि ये इवेंट बेस्ड एएस है, ये तभी लागू होंगे जब वो कंडीशंस आए, नहीं होंगे तो आपको कुछ फॉलो करने का दरकार नहीं है। इसीलिए इन 4 में ना, इन चारों को कहीं पर भी नहीं डाला, ना रिलैक्सेशन में, ना इंटायरिटी में, ना एग्जेम्पशंस में। बोला ना यू आर एग्जेम्प्टेड, ना यू आर रिलैक्स्ड, ना नाइदर यू हैव टू फॉलो इन इंटायरिटी। अगर हो तो फॉलो कर लेना, नहीं हो तो फॉलो करने का दरकार नहीं है। और ये यही नहीं, जब हम लोग आगे नॉन कॉर्पोरेट भी पढ़ेंगे ना, तो भी यही देखेंगे कि ये 4 तुमको दिखाई नहीं देगा वहां पर भी।
तो एसएमसी और नॉन एसएमसी का डेफिनेशन क्या है वो समझ में आया? पक्का? एक बार मैं डेफिनेशन वापस बोल रहा हूं, सुनना, फिर मैं डेफिनेशन रीड करवाता हूं। एसएमसी का डेफिनेशन दिया गया और बोला गया जो एसएमसी नहीं है वो नॉन एसएमसी। एसएमसी के डेफिनेशन में बोला गया जो कंपनीज पांचों कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। नंबर 1, नॉट लिस्टेड ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज और इन दी प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग, ना लिस्टेड है ना लिस्टिंग करवाना चाहते हैं। नंबर 2, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनी नहीं है। नंबर 3, जिनका टर्नओवर लास्ट ईयर 250 करोड़ एक्सीड नहीं किया, डज नॉट एक्सीड। जिनका बोरोइंग लास्ट ईयर 50 करोड़ एक्सीड नहीं किया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। एंड 5वां, वो किसी बड़ी कंपनी का होल्डिंग सब्सिडरी नहीं है। अगर ये 5 कंडीशन पांचों सेटिस्फाई करोगे तब आप एसएमसी में आओगे। अगर एक भी फेल हो गया तो आप नॉन एसएमसी में जाओगे। नॉन एसएमसी को सब एएस फॉलो करना है, एसएमसी को थोड़े बहुत रिलैक्सेशन दिए गए हैं। नो नीड टू लर्न दिस नीचे वाला पार्ट, बट ऊपर वाला पार्ट श्योरली आपको पता होना चाहिए। कभी कभी बच्चे के मन में एक डाउट आता है। क्या डाउट आता है? सर फॉर एग्जाम्पल से अभी ईयर 2020-21 चल रहा है, एक कंपनी है एक्स लिमिटेड। अब एक्स लिमिटेड लिखूं, प्राइवेट लिमिटेड लिखूं, फर्क नहीं पड़ता, अनलिस्टेड बोल रहा हूं। क्या है? अनलिस्टेड, ठीक है। एक्स लिमिटेड 2019-20 में 19-20, क्योंकि 20-21 में एप्लीकेबिलिटी चेक करना है कि कौन कौन सा फॉलो करना है, तो आपको किस में देखना पड़ेगा? 19-20 में देखना पड़ेगा कि थ्रेशोल्ड्स क्रॉस किया कि नहीं। 19-20 में इसका टर्नओवर 200 करोड़ है, बोरोइंग एनी पॉइंट ऑफ टाइम पे 30 करोड़ है। कुछ बोलिए, इस साल 2020-21 में क्या माना जाएगा? एसएमसी माना जाएगा। क्यों एसएमसी माना जाएगा? सर टर्नओवर भी 250 करोड़ से नीचे है लास्ट ईयर, बोरोइंग भी 50 करोड़ से नीचे है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, तो ये एसएमसी हो गया, डन। मान लो सर करेंट ईयर 20-21 में इसका टर्नओवर 300 करोड़ हो गया, तो बोलो जब नेक्स्ट ईयर ये एएस फॉलो करेगा तो ये नॉन एसएमसी बन जाएगा, हां या ना? और नॉन एसएमसी बन गया तो इसको सारे के सारे एएसएफ फॉलो करने पड़ेंगे। पहले बोलो बात समझ में आया मेरा? पक्का? अब सर मानो इस साल टर्नओवर वापस गिर के 200 करोड़ हो गया, तो नेक्स्ट ईयर वो क्या बन जाएगा? नॉन एसएमसी, एसएमसी बन जाएगा। मतलब लॉ के हिसाब से तो ये एसएमसी बन गया। बट देखो क्या होता है ना, बार बार अगर ऐसे फ्लक्चुएशन करेगा और बार बार अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप कभी रिलैक्सेशन ले लोगे, कभी फॉलो करोगे, तो जो आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट है वो सही से दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो पता है रूल क्या निकाला गया? नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, मतलब एसएमसी से नॉन एसएमसी, अगर आपने एक साल कोई भी सेटिस्फाई कर लिया तो नेक्स्ट ईयर से आपके ऊपर वो रेस्ट्रिक्शन लागू हो जाएंगे, आप सारे एस फॉलो करने पड़ेंगे। बट ऊपर से नीचे तभी आओगे जब लगातार 2 साल आप उस कंडीशंस को सेटिस्फाई करो। यानी इमीडिएटली ये सेटिस्फाई करते ही आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, आपको इस साल भी सारा एएस फॉलो करना पड़ेगा। अब ये 1 साल हुआ, नेक्स्ट ईयर 22-23 में मान ले टर्नओवर 220 करोड़, तो 23-24 में क्या हो गए? एसएमसी, बट बोला रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। अब अगर टर्नओवर 250 करोड़ से नीचे रह गया तो 24-25 से तुम एसएमसी भी हो और तुमको रिलैक्सेशन भी मिलेगा। यानी लगातार 2 साल तो तुमको वो नॉन एसएमसी वाला पंगा करना ही पड़ेगा। अगर 2 साल लगातार तुमने कंडीशन सेटिस्फाई कर ली तो तीसरे ईयर से फिर हम तुमको रिलैक्सेशन देंगे, हम डायरेक्टली रिलैक्सेशन नहीं देंगे। यानी छोटे से बड़े होते हो तो इमीडिएटली रेस्ट्रिक्शंस लग जाएंगे, सब फॉलो करना पड़ेगा। बट अगर बड़े से छोटे होते हो तो लगातार 2 कंसेक्यूटिव ईयर तुम जब कंडीशन सेटिस्फाई करोगे तब हम तीसरे ईयर से तुमको रिलैक्सेशन देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। सर मान लो इस साल इसका टर्नओवर 270 करोड़ हो जाता तो नेक्स्ट ईयर नॉन एसएमसी, फिर मैं बात ही नहीं करता रिलैक्सेशन, क्योंकि जब नॉन एसएमसी है तो हम कोई रिलैक्सेशन तुमको नहीं देंगे। सर ऐसा क्यों किया गया? सो दैट बार बार चेंजेस ना हो। अदरवाइज इस साल हम फॉलो करेंगे 17, नेक्स्ट ईयर वापस नहीं करेंगे, फिर वापस 17 फॉलो करेंगे, फिर वापस नहीं करेंगे। तो जो स्टेक होल्डर बोलेगा यार कभी इन्फॉर्म करते हो कभी बताते नहीं हो, इस साल हम कंफ्यूज हो गए, हमको क्या करना है, हम डिसीजन नहीं ले पा रहे, हम कंपेयर नहीं कर पा रहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स।
वो प्रॉब्लम अवॉइड हो जाए। इसीलिए अगर तुम नीचे से ऊपर जा रहे हो तो इमीडिएटली रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई हो जाएंगे, बट ऊपर से नीचे आ रहे हो तो रिलैक्सेशन इमीडिएटली अप्लाई नहीं होगा। 2 कंसेक्यूटिव ईयर पहले तुमको वो कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तब तीसरे साल से तुमको रिलैक्सेशन मिलना चालू होगा। रैशनली समझ में आया क्या बोला? बच्चा ये बोलता है सर एसएमसी नॉन एसएमसी समझ में आ गया, एप्लीकेबिलिटी समझ में आ गया। अब आप बोल रहे हो हर साल देखना है। अब मैं हर साल देखा तो लास्ट ईयर मान लो मैंने देखा एसएमसी था, रिलैक्सेशन मिल गया। नेक्स्ट ईयर मैंने देखा एसएमसी से नॉन एसएमसी हो गया, तो आप बोल रहे हो रिलैक्सेशन नहीं लेना है। सर अब अगर नॉन एसएमसी से वापस एसएमसी हो गया तो इन दैट केस रिलैक्सेशन तभी मिलेंगे जब 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स में आप वो कंडीशन सेटिस्फाई कर लेते हो। यानी गवर्नमेंट बोल रहा है ये जो टेम्पोररी फ्लक्चुएशन बार बार हो रहा है ना, इसको अवॉइड, इससे कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इंटायरिटी में फॉलो कर रहे थे, आप इंटायरिटी में फॉलो करते रहिए। जब लगातार 2 साल ऐसा हो जाएगा कि आपके ऊपर वो कंडीशंस लागू नहीं हुई, तो तीसरे साल से हम आपको फिर रिलैक्स कर देंगे कि ठीक है चलो मत फॉलो करो, जाओ। पहले बोलिए हाँ या ना। मतलब अच्छे आदमी से चोर बनने में, अच्छे आदमी से चोर बनने में एक गलत काम ही काफी है, बट चोर से वापस अच्छा आदमी अगर प्रूफ करना है तो तुमको बहुत मेहनत करनी। लोगों पे ट्रस्ट नहीं है ना। अब ट्रस्ट नहीं है तो साला एक बार में तो हम नहीं अलाउ करेंगे, पहले तुम थोड़ा और मेहनत करो फिर हम तुमको अलाउ करेंगे। तो यानी सुनना, अगर मेरा इंक्रीज हो रहा है औधा, छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, देन इन दैट केस इमीडिएटली रेस्ट्रिक्शन स्टार्ट्स अप्लाइंग एंड हमको सब एएस फॉलो करने पड़ेंगे। बट बड़े से छोटे में आ रहे हैं तो रिलैक्सेशंस इमीडिएटली नहीं मिलेंगे। रिलैक्सेशन तभी मिलेंगे जब आप 2 कंसेक्यूटिव ईयर में वो कंडीशन सेटिस्फाई करो। पहले बोलो बात समझ में आया क्या बोल रहा हूं? ये कंपनीज के ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई करने के रूल्स है। तो कंपनीज के ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाई होते हैं क्या? आंसर इज यस, उनको तो फॉलो करना ही पड़ता है, लॉ बोलता है। अब क्या सारी कंपनीज को सारा यस फॉलो करना पड़ता है? बोला नहीं सर, गवर्नमेंट ने रूल निकाल रखा है। गवर्नमेंट ने कंपनीज को 2 पार्ट में बांट रखा है, छोटी कंपनीज, बड़ी कंपनी। सुनना, छोटी को बोला गया एसएमसी, बड़ी को बोला गया नॉन एसएमसी। छोटी कंपनी अगर आप हो तो कुछ रिलैक्सेशन एग्जेम्पशन मिलेंगे, बड़ी कंपनी हो तो सब फॉलो करना पड़ेगा, और बहुत बड़ी हो तो इंड एस में चले जाओ। तो 3 बांट देते हैं, छोटी, बड़ी, बहुत बड़ी। बहुत बड़ी इंड एस और छोटी बड़ी एएस। छोटी को थोड़ा रिलैक्सेशन, बड़ी को सब फॉलो करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? पक्का? ये जो एग्जाम्पल है ना 2 साल वाला, ये एग्जाम्पल कभी हो सकता है एमसीक्यू वगैरह में पूछ लिया जाए, थोड़ा हम लोगों को ध्यान रखने का है। सिंपल ऐसे ध्यान रखो, अगर आपका रेस्ट्रिक्शन अप्लाई हो रहा है तो रेस्ट्रिक्शन अप्लाइज इमीडिएटली। रिलैक्सेशन अप्लाई करना है तो कम से कम 2 साल कंसेक्यूटिव ईयर आपको कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी, तब तीसरे ईयर से आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। बच्चा बोला सर मान लो 3rd ईयर में वापस हम 250 करोड़ से ऊपर ले गए तो देन इन दैट केस फिर नॉन एसएमसी कंटिन्यू रहेगा, फिर एसएमसी। मतलब 2 साल तुम मेहनत किए, सबको तुम पे भरोसा आने लगा, फिर तुम कांड कर दिए, तो बोलो क्या होगा? सर फिर वापस चोर है, इसको हटाइए सर। मतलब एकदम सिंपल रूल है जो तुम अपने रियल लाइफ में नॉर्मल यूज करते हो। तो अगर अच्छा आदमी से चोर बनना है तो एक गलत काम, और चोर से अच्छा आदमी बना है तो कंसेक्यूटिवली अच्छा काम करना पड़ेगा। थोड़ा दिन अच्छा काम किया, वापस फिरत पे आ गए, नो रिलैक्सेशन, जेल में बैठे रहो, नो बेल। बेल तभी मिलेगा जब आप कंसेक्यूटिवली अच्छा काम कर रहे हो। आप अगर सुने होंगे, ये संजय दत्त का स्टोरी भी ऐसा ही था, उसको जल्दी बेल मिल गया था। क्यों जल्दी बेल मिला? ओनली बिकॉज उसका जो परफॉर्मेंस जेल के अंदर था, जैसा वो इंसान था वो काफ़ी चेंज हो गया था, इंप्रूव हो गया था। हमारा इंडियन सिस्टम ऐसा ही है, तुमने कांड किया, तुमको जेल में डाला गया, 15 साल की सजा सुनाई गई, हो सकता है 15 से पहले छोड़ दिया जाए। अगर तुम क्या कर रहे हो? अच्छे व्यवहार कर रहे हो, अच्छे से काम कर रहे हो, यू आर शोइंग इंप्रूवमेंट, तो जल्दी छोड़ दिया जाएगा। एंड इफ नॉट, तुमको पूरा रख के छोड़ा जाएगा। फिर जाते समय वापस पुलिस वाले को थप्पड़ मार दिया, चल अंदर, तू छोड़ने लायक ही नहीं है, चल अंदर वापस, वैसे टाइप का। तो इसलिए ऐसा नहीं बनने का। आइए हम लोग एप्लीकेबिलिटी ऑफ एएस ऑन वेरियस एंटिटीज देखते हैं। लिखने का कुछ नहीं है, खाली देखने का है। हुज इक्विटी डेट सिक्योरिटीज आर नॉट लिस्टेड, नॉट लिस्टेड, और मैंने क्या बोला था? ऑल 5 कंडीशंस।
और नॉट इन दी प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। बच्चा यहाँ पे ये कंफ्यूज होता है, सर लिस्टिंग को बीच में लाई क्यों रहे हो, क्योंकि सर आप लिस्टेड तो इंड एस हो जाएगा ना। मैं बोला लिस्टेड इंड एस है जब वो मेन प्लेटफॉर्म पे, अगर एसएमई प्लेटफॉर्म पे है तो इंड एस नहीं है, तो फिर उन पे क्या आएगा, एएस। अब ऐसे भी लिस्टेड हो तो आपको नॉन एसएमसी माना जाएगा। दूसरा, विच इज नॉट अ बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनी। टर्नओवर एक्सक्लूडिंग अदर इनकम, एक्सक्लूडिंग अदर इनकम मतलब खाली रेवेन्यू देखेंगे, रेवेन्यू जो ट्रेडिंग अकाउंट पे आप सेल्स दिखाते हो ना, सिर्फ सेल्स देखना है। हुज टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 250 करोड़, कब, इमीडिएटली प्रेसिडिंग ईयर। लास्ट ईयर का आपका हालत देख के करंट ईयर में ए कौन सा अप्लाई करना है वो बताएंगे। तो अगर लास्ट ईयर में आपका टर्नओवर 250 करोड़ से नीचे था तो आप क्या माने जाओगे, एसएमसी। डज नॉट हैव बोरोइंग इंक्लूडिंग पब्लिक डिपॉजिट in excess of 50 crores at any time in the immediately preceding accounting year। सुनना, any time word बोला है, any time मतलब ईयर पे नहीं देखना है, पूरे साल में कभी भी 50 करोड़ क्रॉस होना नहीं चाहिए। एंड लास्ट, विच इज नॉट अ होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी ऑफ अ कंपनी विच इज नॉट अ स्मॉल मीडियम साइज कंपनी। यानी बड़े कंपनी के आप होल्डिंग सब्सिडरी, अगर बड़े के बच्चे हो तो आप भी डिफॉल्ट क्या माने जाओगे, बड़े माने जाओगे, जिसको डीम्ड बोलते हैं कि भैया डीम्ड है। अगर आप बड़ी कंपनी की सब्सिडरी है तो आप भी बड़ी कंपनी है। ये पांचों कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया तो एसएमसी। एक भी फेल हो गया, मैं इधर ऐसे लिखता हूं, इफ एनी ऑफ द कंडीशन फेल्स तो क्या हो जाएगा, बोल, नॉन एसएमसी। पहले बोल पक्का। नॉन एसएमसी को क्या रिलैक्सेशन है, नो रिलैक्सेशन, बट एसएमसी को थोड़े बहुत रिलैक्सेशन दिए गए। यही समझ लो, रिलैक्सेशन दिए गए। अब आपको याद नहीं करना है कौन सा एएस में क्या रिलैक्सेशन है, यू जस्ट नीड टू नो कि हाँ उनको कुछ रिलैक्सेशन दिया हुआ है। इंड एएस में मजे का बात है, कोई रिलैक्सेशन नहीं है। इंड एएस अप्लाई हुआ तो पूरा का पूरा फॉलो करना पड़ेगा। वो ना एज अ स्टूडेंट एंड एज अ प्रैक्टिशनर ईजी हो जाता है कि साला कैसा भी कंपनी हो, इंड एएस लागू होगी मतलब सब फॉलो करना पड़ेगा, तो हमको सब देखना है। यहां पे क्या हो गया, ओ चलो ये वाला इस पर नहीं है, छोड़ छोड़ मत करिए रिपोर्टिंग, ये वाला इस पर ओके, ये करना पड़ेगा। तो हमको हर कंपनी में ध्यान रखना है कि कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है। बट बड़ी कंपनी में ऐसा कुछ है ही। सर मान लो कोई छोटी कंपनी है एसएमसी, बट चाहती है सब कुछ फॉलो करना, कोई मना करेगा? आज सारा करना चाहते हो तब तो अच्छी बात है, कीजिए ना। आप बता दीजिए कि हमने वो रिलैक्सेशन एग्जेम्पशंस यूज नहीं किए, और यूज कर रहे तो भी बता दीजिए हमने ये रिलैक्सेशन एग्जेम्पशन यूज किया, इसीलिए ये रिपोर्टिंग हमने नहीं की है। तो अगर छोटी कंपनी कोई बोले हमको करने का है सारा डिस्क्लोजर, सारा एएस फॉलो करेंगे हम, तो करना, यू आर इनवाइटेड, यू आर मोस्ट वेलकम। क्यों मोस्ट वेलकम? हम चाहते हैं कि तुम सारा करो ताकि स्टेक होल्डर को सही इंफॉर्मेशन मिल सके। पहले बोल, ये पांचों कंडीशन समझ में आया? अगर ये समझ में आ गया ना, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज में भी सेम कंडीशंस है, मतलब सेम कंडीशन ही पढ़ना है नॉन कॉर्पोरेट में, बस लिमिट थोड़ा चेंज होते चला जाएगा। और लिमिट भी चेंज एकदम लॉजिकली किया हुआ, तेरे को एक बार में याद हो जाएगा किस पर कौन सा लिमिट है। अभी हमारा लिमिट बताओ, टर्नओवर 250, बोरोइंग 50, कौन सा साल, लास्ट ईयर। टर्नओवर पूरे साल का, बट बोरोइंग एनी टाइम में बोरोइंग। क्लियर? वो जो एग्जेम्पशन और रिलैक्सेशन वाला है ना एसएमसी से नॉन एसएमसी, वो मैं एक बार नॉन कॉर्पोरेट पढ़ा के फिर लिखवाऊंगा। यहां तक ठीक पक्का? तो अगर मैं यहां कॉपी में नोट्स बनाऊं, नॉन एसएमसी सारा फॉलो करेगा और एसएमसी को थोड़ा एग्जेम्पशन दिया गया है। क्या ये कॉर्पोरेट एंटिटी के ऊपर कैसे लागू होगा, क्लियर है? और एसएमसी के लिए बोले कितनी कंडीशन दी गई, 5 कंडीशन। अगर पांचों सेटिस्फाई की तो एसएमसी, नहीं तो नॉन एसएमसी, एंड अकॉर्डिंगली एएस उन पर अप्लाई करने पड़ेंगे। कॉर्पोरेट एंटिटी का रोड मैप बेसिक समझ में आ गया, किस पर क्या अप्लाई होता है। अभी मैं इंड एएस पे डिटेल में नहीं गया, सिर्फ ऊपर ऊपर बताया इंड एएस किस पर अप्लाई होता है। आज के दिन इन्हीं पर अप्लाई होता है, बट जब हम लोग इंड एएस में जाएंगे अभी इसके बाद आगे, तो हम लोग उसको अलग से पढ़ेंगे कि इंड एएस एक्चुअली कैसे कैसे इंडिया में लागू हुआ। कोई तुमसे पूछे अभी एज एट प्रेजेंट क्या है, तो तुम यही बताओगे हमेशा। तुमको बताएगा जरूरत नहीं 2015 में ऐसा था, फिर 16 में ऐसा किया, फिर 17 में ऐसा। अबे बोला अभी का बताना क्या करना है, फॉलो करना है कि नहीं करना। तो अभी का फॉलो करना है कि नहीं करना, तो ये देख। और एकदम सीखना है कि 2015 से कैसे कैसे आया, तो उसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। बट लिटरली मेरे लिए आज के दिन पता है ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो लिखा इतना सही इंपॉर्टेंट है
क्योंकि आज तो इसी पर लगेगा। अगर आज तुम चेक करने जाओगे इस कंपनी पर क्या लागू होगा, एएस या इंड एस, तो क्या चेक करना है, ये चेक करना है। तो अब मेरे लिए रोड मैप बेकार है, अब मेरे लिए जो है वो यही फाइनल है। क्लियर है बात? अब मैं जाता हूं कॉर्पोरेट के बाद, बोल कौन सी एंटिटी? नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज। नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए कुछ पूछ रहा हूं, रूल्स कौन बनाएगा? एएसके, आईसीआई, लागू भी कौन करेगा? आईसीआई। नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज यानी प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, ट्रस्ट, इन पर एएस कैसे लागू होंगे? इसके लिए इनको 4 लेवल में बांटा गया। कितना लेवल? साला ये ज्यादा टफ कर दिया। उधर तो 2 था, एक याद रखना है, दूसरा अपने आप दूसरा हो जाएगा, बट इधर 4 है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। लेवल 1 सबसे बड़ा एंड लेवल 4 सबसे छोटा। बीच वाले मझले भाई बहन, उसमें अपने को समझ, अपने पहले सबसे बड़ा सबसे छोटा आइडेंटिफाई कर ले ताकि पता रहे कहां से हमको शुरू करना है। लेवल 1 की जो कंडीशन बताई गई ना, बोला अगर कोई नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी एनी ऑफ द 5 कंडीशन सेटिस्फाई कर ले। क्या बोला? एनी ऑफ द 5। एनी ऑफ द 5 मतलब रेस्ट्रिक्टिव या रिलैक्स्ड। रिलैक्स्ड इसलिए किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें लाया जा सके, क्योंकि अगर कोई भी एक हो गया तो आपको बड़ा मान लिया जाएगा, और बड़ा मान लिया जाएगा तो सब एस फॉलो करना। समझ? वहां पे रेस्ट्रिक्टेड क्यों था? हम कम से कम लोगों को एसएमसी में लाना चाहते थे, तो हमने रेस्ट्रिक्टिव कंडीशन लगाई, साला फॉलो करो। बट यहां पे हम तो लेवल 1 में सबको लाना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं सबको एएस फॉलो करना पड़े। तो हमने लेवल 1 में बोला एनी ऑफ द 5, नहीं 5 में कोई भी एक कांड कर दिए तो तुमको लेवल 1 माना। और मजे का बात, ये 5 पॉइंट वही है जो ऊपर पढ़ाया था, यानी अगर वो लिस्टेड है या इन दी प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है। सर प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप लिस्टेड, ये तो पहली बार आपसे सुन रहे हैं। आज के दिन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सेबी का रूल है सिर्फ कंपनीज ही लिस्टिंग करवा सकती है। लिमिटेड लाइबिलिटी बोलते हैं ना, वही लिस्टिंग करवा सकती है, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप लिस्टिंग। बट इससे अगर 5 साल 10 साल पहले जाके देखो तो कंपनीज को छोड़ के दूसरी एंटिटीज भी लिस्टिंग करवा सकती थी। जैसे अमूल का नाम सुना है? अमूल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, बट उसके यूनिट्स लिस्टेड थे। अमूल बहुत सालों से लिस्टेड है, बट वो जब लिस्टेड हुई थी वो कोऑपरेटिव सोसाइटी। जैसे ही सेबी का रूल आया, उनको कोऑपरेटिव सोसाइटी से किसमें कन्वर्ट करना पड़ा? कंपनी में, नहीं तो फिर उनको लिस्टिंग हटाना पड़ता अपना। आज के दिन सिर्फ कंपनियां ही लिस्टेड करवा सकती है, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप लिस्टिंग करवा। तो सर ये क्यों बोला है कि लिस्टेड होगा तो लेवल 1? स्कोप छोड़ के छोड़ा है कि कभी आगे जाके सेबी का मन हुआ और बोला पार्टनरशिप भी पैसा उठाओ बाजार से, तो इन दैट केस उस दिन वापस नया रूल बनाने का दरकार, इसी रूल में उनको सब एएस फॉलो करने बोल दिया जाए। हो सकता है थोड़े दिन में आ जाए एलएलपी कैन डू लिस्टिंग। एलएलपी में तो लिमिटेड लाइबिलिटी है, बोल दे डू लिस्टिंग, पैसा उठाओ पब्लिक से, तो फिर उस दिन तो कोई रूल होना पड़ेगा ना टू इंश्योर कि वो सब फॉलो कर रहा है कि नहीं। इसके लिए उसको यहां पे पहले ही लिख के रखा है। यानी आज कोई ऐसा प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एलएलपी वगैरह नहीं है जो लिस्टेड हो, बट आगे जाकर कभी हो सकता है, इसीलिए स्कोप छोड़ा हुआ है कि अगर तुम लिस्टेड हुए तो तुमको सारा एएस फॉलो करना पड़ेगा। सर आप तो बोले थे लिस्टेड पे इंड एएस, फिर वापस इंड एएस तो सिर्फ किस पे लगता है? कॉर्पोरेट। हम तो अभी किसकी बात कर रहे हैं? नॉन कॉर्पोरेट। तो कंफ्यूज नहीं होने का, इंड एएस का झमेला तभी आएगा जब वो कॉर्पोरेट हो। नॉन कॉर्पोरेट में इंड एएस का सोचने का दरार, क्योंकि इंड एएस नॉन कॉर्पोरेट पर लागू ही नहीं होता है। मेरा बात समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं, हाँ या ना? लिस्टेड। नंबर बी, या तो कोई बैंक हो, इंश्योरेंस कंपनी हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, टर्नओवर लास्ट ईयर 250 करोड़ से ज्यादा हो, 250 करोड़ को एक्सीड कर रहा हो, एक्सीड ऊपर था डज नॉट एक्सीड, क्योंकि अपने जाते थे रोके। यहां पे मैंने बोला 250 करोड़ से ज्यादा लास्ट ईयर में है तो आप लेवल 1। बोरोइंग्स लास्ट ईयर 50 करोड़ को क्रॉस कर दिया एट एनी टाइम, या फिर आप किसी ऐसे एंटिटी के होल्डिंग सब्सिडरी हो। बोलिए बात समझ में आया? यानी सेम वो कंडीशन है, वहां पे एसएमसी था तो नॉट था, यहां लेवल 1 खुद बड़ा है तो यहां पे सब में नॉट नहीं है, सब नॉर्मल है। लिस्टेड हो, बैंक हो, इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस बिजनेस करते हो, बोरोइंग 50 करोड़ से ज्यादा था, टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा था, उनके होल्डिंग सब्सिडरी हो,
कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो क्या माने जाओगे? लेवल 1। और लेवल 1 हो तो बोलो सारा एएस फॉलो करना पड़ेगा। यानी यहां का लेवल 1 इज सेम एज नॉन एसएमसी। नॉन एसएमसी में तो यही बोला एनी ऑफ द 5 कंडीशन सेटिस्फाई तो नॉन एसएमसी, और यही 5 कंडीशन थी। यानी जो कंपनी में नॉन एसएमसी था वो यहां पे क्या हो गया? लेवल 1। बोलो। हो सकता है एक पार्टनरशिप दूसरे पार्टनरशिप कंपनी में, दूसरे पार्टनरशिप फर्म का क्या पार्टनर नहीं बन सकता है? अगर मान लो हमारा एक पार्टनरशिप फर्म है नवीन क्लासेस, एक पार्टनरशिप हमने बनाया एक्सेंट कंपनी। अब उस एक्सेंट कंपनी में अविनाश नवनीत पार्टनर नहीं बना, नवीन क्लासेस को पार्टनर बना दिया, और भी 90% का। तो एक्चुअल तो हम वो बिजनेस होल्ड कर रहे हैं ना। मतलब ऐसा नहीं होता कि खाली कंपनी में होल्डिंग सब्सिडियरी हो। होल्डिंग सब्सिडियरी का नॉर्मल मतलब है अगर कोई एक बिजनेस एंटिटी दूसरे बिजनेस एंटिटी को कंट्रोल करता है तो पहला वाला एंटिटी को बोलते हैं होल्डिंग, दूसरे वाले को बोलते हैं सब्सिडियरी। और ये कोई में भी हो सकता है, कोई में भी हो सकता है, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यानी सर क्या एक कंपनी का सब्सिडी एक एलएलपी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या एक कंपनी एलएलपी में पैसा लगा सकती है? आराम से लगा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर कंपनी एलएलपी में पैसा लगाए और 60% से ज्यादा 50% से ज्यादा होल्ड कर ले तो वो होल्डिंग हो जाएगा और ये सब्सिडरी। सर अगर मान लो एक कंपनी है इंड एएस फॉलो कर रहा है, उसका सब्सिडरी एक एलएलपी है, तो इसको भी इंड एएस करना पड़ेगा क्या? समझो एलएलपी नॉन कॉर्पोरेट है, नॉन कॉर्पोरेट को इंड एएस करा नहीं करना पड़ता है। मतलब एलएलपी जब अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा वो एएस पे ही बनाएगा। बट क्या होता है कंसोलिडेट करने के लिए उसको तो अपने हिसाब से सब चाहिए, तो उसके लिए इंड एएस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के उसको देना पड़ेगा। मतलब हम अपने स्टेक होल्डर को इंड एएस बना के नहीं देंगे, क्या बना के देंगे? एएस। सिर्फ कंसोलिडेशन करने के लिए हमको इंड एएस के हिसाब से चेंजेस करने पड़ेंगे। नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी के ऊपर इंड एएस अप्लाई नहीं होता है, ये रूल है। इंड एएस सिर्फ कॉर्पोरेट एंटिटीज को ही फॉलो करना है। पहले बता 5 में कोई भी एक कंडीशन समझ में आया? पक्का? अब सुन लेवल 2 किसको बोला गया? लेवल 2 बोला गया पहले तो लेवल 1 नहीं होना चाहिए। अगर लेवल 1 हो गया तो फिर इधर आने का जरूरत ही प्लस ये होना चाहिए। लेवल 1 नहीं हो, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई होना ही चाहिए। प्लस अगर आपका टर्नओवर, सुन टर्नओवर 1/5 कर 250 करोड़ का 1/5 50 करोड़ को एक्सीड कर रहा है, बोरोइंग का 1/5 10 करोड़ को एक्सीड कर रहा है, या आप इन किसी का लेवल 2 का होल्डिंग सब्सिडरी हो, तो आप क्या माने जाओगे? लेवल 2। लेवल 2 बनने के लिए सबसे पहले लेवल 1 नहीं होना चाहिए। एंड अब मैं एंड कंडीशन सुन, यहां पे हर जगह पता है और कंडीशन थी। एनी जब बोलता हूं ना, एनी ऑफ दी 5 मतलब और, आइदर दिस और दिस और दिस और दिस और दिस। बट जब मैं लेवल 2 में आ रहा हूं, पहला तो कंडीशन है लेवल 1 नहीं होना चाहिए एंड एनी ऑफ दी 3 कंडीशंस। लेवल 1 नहीं, क्योंकि लेवल 1 हो गए तो लेवल 2 में कैसे आने देंगे हम आपको? तो सबसे पहला कंडीशन लेवल 1 नहीं होना है तुमको। एंड तुम्हारा टर्नओवर लास्ट ईयर 50 करोड़ को एक्सीड कर रहा है बट 250 करोड़ से कम है। बोरोइंग लास्ट ईयर 10 करोड़ को एक्सीड कर रहा है बट 50 करोड़ से कम है, या आप किसी लेवल 2 के होल्डिंग सब्सिडरी हो, तो आप क्या माने जाओगे? लेवल 2। हाँ या ना? कुछ नहीं करना है, इन लिमिट्स को 1/5 करते जाइए। कितना करते जाइए? अब लेवल 3 बताना, अच्छे से बताना। लेवल 3 होने के लिए सबसे पहले लेवल 2 नहीं होना चाहिए। सो लेवल 1 भी तो नहीं होना चाहिए। अबे लेवल 2 में तो लेवल 1 कवर्ड था ना यार। अगर वो लेवल 2 नहीं है तो वो लेवल 1 भी, तो आप ऐसे बोल दो चलो लेवल 1 एंड 2 नहीं होना चाहिए। प्लस एंड उसका बोलो टर्नओवर 50 करोड़ का 1/5 10 करोड़ से एक्सीड बट 50 करोड़ से कम, और बोरोइंग 2 करोड़ से ज्यादा बट 10 करोड़ से कम, एंड इनके लेवल 3 के होल्डिंग सब्सिडरी हो, तो आप क्या माने जाओगे? लेवल 3। और लेवल 4 में वापस 1/5 नहीं करना। अगर वो लेवल 1 2 3 नहीं है तो वो लेवल 4 है। अबे कहीं तो रुकेंगे, नहीं तो हमेशा ही चलते जाएंगे। फिर इसका 1/5 फिर इसका, कहीं नहीं रुकेंगे क्या? कहीं तो रुकना पड़ेगा हम लोगों को। तो यहां रुक गए। अगर लेवल 1 हो गया तो सारा, लेवल 2 हो गया थोड़ा रिलैक्सेशन, लेवल 3 और थोड़ा रिलैक्सेशन, लेवल 4 तो और थोड़ा रिलैक्सेशन। बट लेवल 4 होने के लिए एक ही कंडीशन है, लेवल 1 2 3 नहीं होगा तो आप क्या हो गए? लेवल 4।
यानी कंपनी में उल्टा डेफिनेशन था। एसएमसी को बताया गया जो नहीं है वो नॉन एसएमसी। यहां ऐसा नहीं है, यहां बड़ों को डिफाइन किया गया और जो बड़े नहीं है वो छोटे हो गए। सर कंफ्यूजन हो गया सर। टर्नओवर 250 करोड़, मैंने बोला एक्सीड 250 करोड़। एक्सीड 250 मतलब ग्रेटर देन 250। अगर 250 है तो लेवल 2 में आएगा। मैं वापस बोल रहा हूं, ग्रेटर देन 250 बोल रहा हूं। ऊपर था डज नॉट एक्सीड 250। डज नॉट एक्सीड को अगर नॉर्मल करना है तो मैं बोलूंगा एक्सीड 250। एक्सीड 250 का मतलब 250 से ज्यादा, यानी 250 होगा तो वो लेवल 2 में जाएगा। कहां जाएगा? 2। मैंने साइन दे क्या दे रखा है? मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा? ग्रेटर देन। डज नॉट एक्सीड मतलब 250 करोड़ या उससे कम, और एक्सीड का मतलब 250 करोड़ से ज्यादा। है क्या बात? ये आपका लेवल 1 2 3 4 है। आपको वापस इसके नीचे वही दिया हुआ रहेगा किन किन चीज पर आपको एग्जेम्पशंस वगैरह, बट ये सब याद करने का दरकार नहीं है। आप देखो लेवल 1 में बोला सारा फॉलो करो, लेवल 2 में एक बार खाली नॉन एप्लीकेबल देखो कितना है? 3। लेवल 3 में यही 3 से कितना हो गया? 5। और लेवल में देखो कितना हो गया? 6। यानी वो एग्जेम्पशंस बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे आप छोटे एंटिटी होते जाओगे थोड़ा रिलैक्सेशन आपको ज्यादा मिलते चला जाएगा। सर अगर हम मान लो लेवल 4 है, 4, हमारा टर्नओवर 1 करोड़ रुपया ही था, 1 करोड़। सर इस साल हमारा टर्नओवर हो गया 20 करोड़, तो 10 से ज्यादा हो गया, 10 से ज्यादा हो गया तो लेवल 3 रेस्ट्रिक्शन इमीडिएटली अप्लाई करेगा। बट मान लो सर 20 से गिर के वापस 2 हो गया, तो रिलैक्सेशन में क्या सीखे? कम से कम 2 कंसेक्यूटिव ईयर पहले वो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। लेवल 1 से लेवल 4 नीचे आना है, नीचे तो 2 कंसेक्यूटिव ईयर, ऊपर जाना है 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, तो आपको कोई भी एक साल में कंडीशन सेटिस्फाई कर ली तो सीधा आप वहां चले गए। सर मान लो 8 करोड़ टर्नओवर था पहले वाले साल, इससे पहले वाले लास्ट ईयर का टर्नओवर हमारा हो गया 300 करोड़। पहले तो ये 8 से 300 किए कैसे, ये बताओ मेरे को। हम करेंगे धंधा 8 से 300, मतलब सोच रहे हो अलग लेवल पे खेल रहे हो। ठीक है तो भी हो गया, तो सीधा तुम कहां चले जाओगे? लेवल 1 पे चले जाओगे। अब मान लो वापस सर 300 से 5 आ गया, औकात पे आ गए सर वापस, तो भी तो लेवल 4 नहीं हो गया, अभी तुमको लेवल 1 में ही रहना पड़ेगा, जब तक कंसेक्यूटिवली तुम वो कंडीशंस फुलफिल ना कर लो। यानी बेसिक स्ट्रक्चर देखेगा ना, सोचने का सेम है। बेसिक स्ट्रक्चर सोचने का सेम है। हम लोगों को सिर्फ ध्यान रखना है कॉर्पोरेट एंड नॉन कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट में 2 डिवीजन, एसएमसी नॉन एसएमसी। नॉन कॉर्पोरेट में 4, 1 2 3 4। सबसे बड़ा कौन? 1। सबसे छोटा कौन? 4। 1 में बोला एनी ऑफ दी 5। यहां एनी ऑफ दी 5 क्यों दिया? हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग यहां आ जाए, इसलिए लूज छोड़ दिया। बोला साला एक ठो भी करके दिखाओ, तुमको सारा ये सप्लाई करना पड़ेगा। थोड़ा ज्ञान समझ में आ रहा है? वाई एनी एंड वाई ऑल। हम लोग बोलते हैं ना एंड लगाए या और लगाए, सर कभी कभी समझ में नहीं आता। ये रूल है एंड और का। जब कोई चीज को रिलैक्स करना है यूज और, जब कोई चीज को रेस्ट्रिक्ट करना है यूज एंड। किसी को स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन याद है? बोलो क्या था? एंड बोल रहा है। एंड मतलब एंड था कि और था? एंड था, क्योंकि वो रेस्ट्रिक्ट करना चाहते थे कि कम से कम कंपनीज यहां पर आए, क्योंकि स्मॉल आएंगी तो रिलैक्सेशन देना पड़ेगा। वो चाहती थी कम से कम आए, कम से कम आए तो वो क्या करना चाहेगा? रेस्ट्रिक्ट करना चाहेगा। रेस्ट्रिक्ट करना चाहेगा तो कौन सा कंडीशन होगा? एंड होगा। इसको हम लोग बोलते हैं रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। हाउ टू इंटरप्रेट अ लॉ, दिस इज हाउ वी इंटरप्रेट अ लॉ। तुम लोग सीखोगे, लॉ के सब्जेक्ट में भी आएगा इंटरप्रिटेशन, कि भैया कब पता चले क्या एंड है क्या और है, कहां एंड। सर एग्जाम में ना गलती हो जाता है, एंड की जगह और लिख देते, सब उल्टा पुल्टा हो जाता है, याद ही नहीं रहता सर और था कि एंड था। तुम सिर्फ अपना दिमाग में इतना सोच गवर्नमेंट क्या चाहता है। अगर गवर्नमेंट चाहता है सबको स्मॉल बना दो, तो फिर वो और लिखेगा, या तो 4 करोड़ या 400, कुछ भी हो तो आ जाना। बट अगर वो रेस्ट्रिक्ट करना नहीं जाएगा, उसमें एंड लगाएगा, दोनों 4 करोड़ और 400, एक भी नहीं हुआ तो चल बेड़ा में, जो भी 440 जो भी, हमको पता नहीं है, भूल गए। हमारे टाइम कुछ और था, हमारे टाइम टर्नओवर 2 करोड़ कुछ ऐसा था। हाँ चेंज था, अभी तुम लोग का चेंज किया है। पहले वो थोड़ा थोड़ा बात समझ में आया,
सर ये तो अकाउंट्स पढ़ते पढ़ते हम लोग लॉ में क्यों चले गए हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर लॉज ऑफ अकाउंटिंग। तो जैसे लॉ पढ़ते हो ना, लॉ पहले प्रोविजन पढ़ते हो, समझते हो, फिर अप्लाई करते हो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ते समय भी उतना मेहनत करना पड़ेगा। तो साला सर ग्रुप 1 पूरा लॉ ही है, अकाउंटिंग भी आप बोले लॉ है, लॉ तो लॉ है ही है, और टैक्स भी लॉ है, नाम ही है इनकम टैक्स लॉज, हाँ जीएसटी लॉज। तो सर ग्रुप 1 में आप क्या हमारा एल लगाएंगे हर जगह? और कोई ऑप्शन नहीं है। इसीलिए अभी हम लोग बोल रहे हैं ग्रुप 1 इज टफ। क्यों? क्योंकि इसमें कंटेंट बहुत ही ज्यादा है, एंड नंबर 2 ये नॉर्मल बस वाला चीज नहीं है, इसमें आपको चीजें याद भी रखनी पड़ेगी और एप्लीकेशन भी आना पड़ेगा। कॉस्ट एफएम में याद नहीं रहे तो भी चलेगा, एप्लीकेशन पता है तो तुम क्वेश्चन बना लोगे। यहां पे याद भी रखना है, एप्लीकेशन भी पता होना चाहिए। लॉ में याद था बट पता नहीं था कैसे अप्लाई करेंगे तो भी आप नहीं लिख पाओगे, अप्लाई करना आता है बट पता नहीं कब अप्लाई करना है तो भी नहीं कर पाओगे। तो लॉ टफ है, ध्यान रखना है। 17 इज सेगमेंट रिपोर्टिंग। सेगमेंट रिपोर्टिंग मतलब अगर मान लो एक एंटिटी 2, 3, 4 धंधा कर रही है, जब पीएल बनता है तो क्या धंधे वाइज बनता है कि पूरी एंटिटी का बनता है? पूरे एंटिटी का। बचपन याद दिलाता हूं, बचपन याद करना। अगर मान लो हम 2 तरह से धंधा करते हैं, अपने दुकान में माल बेचते हैं और एजेंट के थ्रू भी कंसाइनमेंट में माल बिकवाते हैं। ट्रेडिंग कितना बनता था? 2। ट्रेडिंग 2 बनता था दीदी। कंसाइनमेंट अकाउंट भी एक ट्रेडिंग अकाउंट था और आपके शॉप का भी एक ट्रेडिंग अकाउंट था। पीएल कितना बनाते थे? 1। याद है? बचपन याद करो, याद है? पीएल में सब आ जाता था। कंसाइनमेंट से प्रॉफिट निकालते थे, पीएल में आता था। शॉप का प्रॉफिट निकालते थे, पीएल में आता था। कंपनी का पीएल बनता था। कंपनी में ट्रेडिंग अकाउंट बोल के कुछ नहीं होता, सीधा पीएल होता है। यानी अगर मान ले कंपनी है और 4 धंधा कर रही है तो वो 4 का अलग अलग पीएल नहीं बनाएगी, एक ही पूरा पीएल बनेगा। अब तेरे को कैसा पता चलेगा कि कंपनी का धंधा 1 से कितना सेल हुआ, धंधा 2 से कितना सेल हुआ, धंधा 3 से कितना सेल हुआ? कैसे पता चलेगा? इसके लिए नोट्स में रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, सेगमेंट रिपोर्टिंग, धंधे वाइज रिपोर्टिंग। तो बोला गया अगर छोटी एंटिटीज है ना तो ये सब करने का दरकार, अरे कौन ही देखेगा, छोड़िए ना, कोई नहीं देखेगा आपको। स्टेक होल्डर ही नहीं है, स्टेक होल्डर ही नहीं। अरे छोटा एंटिटी का मतलब होता है कम स्टेक होल्डर। तो बोला आप रिलैक्स मत बनाइए, आप खाली बड़ी वाले को बनाने दीजिए। समझ गए बात को? इसीलिए वो रिलैक्सेशन वगैरह ना, नो नीड टू लर्न, कीप लाइफ सिंपल। कभी नहीं पूछेगा ऐसा। करने लग जाएंगे लर्न तो टेंशन में रहेंगे, अरे साला 17 था कि 20 था। करना ही नहीं है जब तो टेंशन का है लेने का। हमको बस पता होना चाहिए कि जैसे जैसे लेवल आपका 1 से 2 जाएगा रिलैक्स मिलेगा, 2 से 3 आएगा थोड़ा और रिलैक्स होगा, 3 से 4 जाएगा तो थोड़ा, बस इतना पता होना चाहिए तुमको। लर्न करने का कोई दरकार नहीं है। डन पक्का? पहले बताओ ये कंडीशंस आपको समझ में आई? मैंने क्या बोला? लेवल 1 में बोला। अब देखिए यही बच्चा बोलता है सर टफ लग रहा है क्योंकि ना ऊपर आप बोले ऑल, नीचे आप बोले एनी, हमको कब पता रहेगा? तो तुमको बताया ना कब क्या होगा, बताया। रेस्ट्रिक्ट करना है तो ऑल और लूज करना है तो एनी। यहां पे आईसीआई का ऑब्जेक्टिव है सबको लेवल 1 में लाना है, लाना है। लेवल 1 में लाना है मतलब लूज छोड़ो, सब आ जाए अंदर, तो तुम क्या करो? ऑल, एनी। और अगर यहां पे होता कि नहीं रेस्ट्रिक्ट करना है, बोलेगा और सारा फॉलो कर, फिर देंगे तेरे को एग्जेम्पशन। एकदम सिंपल है समझना, इफ यू नो इंटरप्रिटेशंस। सो डोंट लर्न एनीथिंग, अंडरस्टैंड, अपने आप लर्न हो जाएगा। बेसिक बात समझ में आ गया? पक्का? तो देखना लेवल 1 किसको बोला गया? जिसका इक्विटी या डेट सिक्योरिटीज लिस्टेड या इन दी प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है। अब तू झगड़ा करेगा सर प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप कब से लिस्टिंग करवाने लगे, तो मैं बोल रहा हूं आज नहीं होता है। मतलब ये पॉइंट पॉसिबल ही, बट अगर कल हो जाए तो लॉ को वापस चेंज ना करना पड़े, इसीलिए एक पॉइंट लिख दिया है। मेरा बात समझा क्या बोल रहा हूं? बचपन में तुम इस गलती के लिए नहीं पकड़े जाओगे कि तुमने गलत काम किया या दारू पिया है फॉर एग्जाम्पल। क्यों? क्योंकि ये जानता है कि तुम पियोगे नहीं। बट जब तुम 25 साल के हो जाओगे तो पापा मम्मी इसका भी ख्याल रखेंगे कि तुम वो पीने ना लग जाओ। अरे क्या कर रहे तुम अर्जुन पे ऐसे क्यों? क्या हुआ तेरा वो भाई कहां चला गया? नाइजीरिया भेज दिया उसको, छोड़ दे। पहला लिस्टेड नहीं होना चाहिए, प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग नहीं होना चाहिए।
बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या इंश्योरेंस, सॉरी लिस्टेड होना चाहिए क्योंकि अपने तो अभी वो पढ़ रहे हैं ना लेवल 1। दूसरा बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस बिजनेस अगर है तो आप लेवल 1। टर्नओवर एक्सीड कर रहा है 250 करोड़। एक्सीड कर रहा है मतलब बोल क्या, ग्रेटर देन 250। ऐसा नहीं बोला 250 करोड़ और मोर, बोला ग्रेटर देन 250। दोनों में फर्क होता है। वो इक्वल टू वाला कभी कभी दिक्कत करता है, सर साला 250 करोड़ कहां था, इसमें या उसमें। तो यहां एक्सीड बोला है मतलब ये ग्रेटर देन 250, यानी 250 किस में चला जाएगा, लेवल 2 में चला जाएगा। बोरोइंग बोलिए कितना, in excess of 50 crores at any time during immediately preceding year and which is holding or subsidiary of any of the above entity। 5 में कोई भी एक हो गया तो क्या बन जाएगा, लेवल 1। क्या मैं इसको बोल सकता हूं सेम एज नॉन एसएमसी? क्या ये एकदम सेम है? याद कम करना पड़ेगा अगर इतना सा बात ध्यान रखोगे। 2, 3, 4 कुछ याद नहीं करना। सबसे पहले समझना 2 होने के लिए क्या नहीं होना चाहिए, 1, और तुमको बोरोइंग्स और टर्नओवर को 1/5 कर देना है। तो अगर 2 होने के लिए बोलूं एंटिटीज अदर देन लेवल 1 एंड जिनका टर्नओवर एक्सीड्स ₹50, 250 का 1/5 बट डज नॉट एक्सीड 250 करोड़, एंड बोरोइंग्स एक्सीड्स ₹10 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड 50 करोड़। हाँ या ना? तो एग्जैक्टली क्या हो गया, 1/5 हो गया दोनों, तो इजी हो गया याद रखना। और होल्डिंग सब्सिडरी और एनी ऑफ द अबव एंटिटी। अगर लेवल 2 के होल्डिंग सब्सिडरी हो तो डीम्ड है आप भी क्या हो, लेवल 2, भला ही आप कोई थ्रेशोल्ड सेटिस्फाई करो या ना करो। ये हमेशा ध्यान रखो। बड़े बाप का बच्चा हमेशा बड़ी माना जाएगा, अरे भाई तेरे पास बहुत पैसा है, बोलते हैं ना अपने भाई तुम पैसा वाला है। वो नहीं है, उसके पप्पा है बट डीम्ड है, पप्पा है तो वो भी है। लेवल 3 में बोलो क्या बोलेगा सबसे पहले, लेवल 1 एंड 2 नहीं होना चाहिए। एंड बोलो टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा बट 50 करोड़ से कम, बोरोइंग 2 करोड़ से ज्यादा बट 10 करोड़ से कम, और इनका होल्डिंग सब्सिडरी। डिफिकल्ट नहीं है, समझने का बात है। और अगर 1, 2, 3 तीनों ही नहीं हुआ तो वो क्या हो जाएगा, लेवल 4। एकदम चकाचक याद हो जाएगा पक्का। थोड़ा सा ये याद रखना पड़ेगा बिकॉज इस पार्ट से केस स्टडीज पूछे जा सकते हैं। तुमको एक एंटिटी दे देगा, टर्नओवर बता देगा, बोरोइंग बता देगा, बोलेगा बताओ एएस सारा अप्लाई होगा कि नहीं होगा। तो आप पहले लेवल डिसाइड करेंगे, लेवल डिसाइड करके बोलेंगे इनको पूरा एएस अप्लाई करना है, इनका रिलैक्सेशन मिलेगा। सर उसमें ये बताना पड़ेगा किसमें किसमें मिलेगा, नहीं बताना पड़ेगा। फिर यही वाला याद करने का बात आ गया कि इसको याद करना पड़ेगा, नॉट रिक्वायर्ड। क्लियर है बात? और वो वाला बात जो मैंने बोला वो स्टैंड्स ऑलवेज गुड। अगर आप लेवल 1 से लेवल 2 में निचली तरफ जा रहे हो, छोटे एंटिटी की तरफ, तो कम से कम 2 कंसेक्यूटिव ईयर तक आपको वो सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तभी रिलैक्सेशन मिलेगा। बट अगर आप छोटे से बड़े में जा रहे हो तो जैसे ही कंडीशन सेटिस्फाई हुआ आपको बड़े का फॉलो करना पड़ेगा। अब इसका लॉजिक याद करने का तरीका, इफ यू आर अ गुड पर्सन एंड इफ यू हैव डन क्राइम तो आप क्रिमिनल ही माने जाएंगे इमीडिएटली। अभी से आप क्रिमिनल, आपसे सब डरेंगे, भला ही पास्ट में कितना ही अच्छा किया हो। एग्जाम्पल विवेक बिंद्रा, यूट्यूब अभी क्या हुआ है। और देखो मैं अगर कोई मेरे को बोले ना सर आप बताओ आपका स्टैंड कहाँ है उसको लेके, मैं बोलूंगा देख ऐसा तो था नहीं, लोगों को पता नहीं था या दिख नहीं रहा था। एक दिन थोड़ी विवेक बिंद्रा नहीं जानते हो कि तब आप लोग यूट्यूब में कुछ और देख रहे हो, यूट्यूब में वो देखने की जगह नहीं है। सर कंट्रोवर्सीज क्यों देखना, देखने से लाइफ में सीखने मिलता है। जैसे कल एक तो वीडियो आया कोचिंग एक्सपोज्ड, कोचिंग स्कैम एक्सपोज्ड, हम पूरा देखे, हम तो स्कैम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं एज पर हिम। नहीं तो कल मेरा नाम लेके वीडियो बना दे तो सर आपका नहीं लेगा, जानते नहीं लेगा। कुछ में भी तुम्हारा कोई, देखो ये सिंपल बोले ना, अगर मैं बोलूं लड़का लोग खराब होता है तो उसमें तुम भी आ गए हो, वो कोचिंग बोला है। अब जेई, नीट, यूपीएससी बहुत फेमस है इसीलिए उनका ही नाम उठता है, बट दिस ऑल्सो रिलेट्स टू सीए इंडस्ट्री एज वेल। समझो बात को, हम बोलेंगे सारा सचेती लोग बेकार होता है, ये स्टेटमेंट तो गलत होगा कि नहीं होगा, हम हो सकते हैं बट ये आप नहीं बोल सकते। तो इन दैट केस आप कोचिंग इंडस्ट्री को जब बोल रहे हो ना, आप भला ही बोलो, आप लोग सीखोगे नो सिस्टर एसोसिएस,
ये होता है इंटरप्रिटेशन का एक और रूल, अ वर्ड इज नोन बाय इट्स एसोसिएट। चलो कोचिंग इंडस्ट्री तुम बोल दिए ना, अब नीट, जेई, यूपीएससी ये एग्जाम्पल्स हो गए, इसके पीछे सीए भी लगा दे, मतलब वही चल रहा है। तुम सबको बदनाम दे रहे हो। हम देख रहे थे, गलत कुछ नहीं बोला उसमें, बट तुमको पता है केवीएट टेम्प्टर बोल के भी कुछ होता है, लेट दी बायर बी अवेयर। तुम अगर आंख बंद करके अंधभक्ति करते हो तो गलती किसकी हुई? तुम्हारी। तुम्हारा नुकसान होता है तो किसका गलती होगा? अरे तुम्हारे साथ जब फ्रॉड होता है, ऑनलाइन फ्रॉड, तो कितना ही रो लो, सब तुमको ही बोलेगा ध्यान रखना चाहिए था, हाँ या ना? तो इसमें भी तुमको हम यही बोलेंगे, ध्यान रखना चाहिए था। अगर हम तुमको वादा कर रहे हैं बड़ा बड़ा, तो तुम देख लो किसी से वो वादा हम पूरा करते हैं कि नहीं करते। हम वादा किए इसीलिए हम आ गए सर, अब हमको नहीं पता, आप गलती की है मेरे साथ, ये सब बोलते ही तो पहले सोचना चाहिए। मतलब मैं हमेशा समझता हूं, आप कुछ भी गलत या सही करते हो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्रेडिट दोनों आपका है। तो सर वो लोग ऐसा ऐसा मार्केटिंग करते हैं, हम लोग एकदम सर हमको लगता है उधर ही जाना चाहिए। तो भैया आप यूट्यूब देख के जज करेंगे, मैं वो ये नहीं बोल रहा हूं यूट्यूब देख के जज मत कीजिए, यूट्यूब पर कंटेंट देख के जज कीजिए ना। फॉर एग्जाम्पल आप दो टीचर में कंफ्यूज हो, अविनाश संचेती एंड मिस्टर एक्स, दोनों का 4-4 वीडियो देख लो, टीचिंग का, घूमने फिरने का नहीं। घूमने फिरने का देख के कोचिंग पढ़ने जाओगे तो फिर तुम बोलोगे यार सर हम तो फंस गए। तुम 4 डेमो अविनाश संचेती का देखो, 4 डेमो उनका देखो, जो सही है उसको लो। बच्चा क्या होता है, दूसरे के सुनने पर यार सुने बहुत बढ़िया, बहुत मजा करवाते हैं, चले गए, भैया हमसे सब्जेक्ट नहीं हो रहा है, बताइए क्या करना है, हम क्या करें। अब तुम 6 महीना पढ़ के आ गए, तुमको बोल रहे तुमको कुछ नहीं आता, तुमको यही बोलना पड़ता है बेटा नेक्स्ट टर्म देना, वापस ट्यूशन लो। तुम ही बोल रहे हो हमसे कुछ नहीं हो रहा है, तो उसमें तो तुमको वापस पढ़ना पड़ेगा, तुमने नहीं पढ़ाई की। कभी भी कोई भी चीज करने का तरीका इज नॉट यूट्यूब रील्स या यूट्यूब पे देख के कौन ज्यादा मजा करवा रहा है वो करेंगे तो होगा ही प्रॉब्लम। आप अगर मेरे पास इसलिए आए हैं कि अविनाश सर सुने बहुत सारा बात करते हैं क्लास में अलग अलग टाइप का, चलो उनके पास, अरे कोई पढ़ने मेरे से इससे पढ़ने आए इसके लिए फीस दे रहे हो। फीस पढ़ाई करने के लिए दे रहे हो तो आप ध्यान रखो कि आप पढ़ाई का कंटेंट देख के जाओ। बहुत सारे टीचर का एक भी डेमो नहीं है यूट्यूब में, बच्चे वहां पहुंच जाते हैं, फिर बाद में बोलते हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है। अरे कैसे समझ में आएगा, तुम देख के थोड़ी गए थे, तुमने लोगों से सुन के गए, लोगों से सुना हुआ, तुमको नहीं समझ में आया। मैं तो ये समझता हूं स्टूडेंट्स टीचर जब ज्वाइन करे ना या चूज करे ना, स्टूडेंट को पहले ये देखना चाहिए वो टीचर कितना काबिल है, ये नहीं हम इस टीचर से समझ पाएंगे कि नहीं। हो सकता है हम बहुत अच्छा पढ़ाए बट तुमको मेरे से नहीं समझ में आ रहा है, गो एनीवेयर एल्स। क्यों तुमको ऐसा है कि इधर ही बैठना, नहीं इधर ही, सब इधर ही है तो हम भी इधर जाएंगे। अरे भाई तेरा करियर खराब हो जाएगा। अगर तेरे को लगता है हम तेरे को नहीं पढ़ा पा रहे, यू शुड नॉट ज्वाइन मी। इन सीइंग दैट माय दोस्त आर ज्वाइनिंग हिम, मतलब ठीक ही होगा यार। नहीं, इट्स योर करियर, इट्स योर 12 मंथ्स। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपका खराब होगा। और हम तो कभी नहीं बोलते कि आप आइए दोस्तों आपको आना है, ये नहीं है ना। बताइए हम तो भैया ऐसे 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 पढ़ाते हैं, समझ में आए तो डू ज्वाइन, नहीं समझ में आए तो मत ज्वाइन। हाँ वंस ज्वाइन हम ट्राई करते हैं कि हम कितना कर सके। ये मेरा ट्राई रहता है कि भैया हम मॉक टेस्ट भी तुम्हारा ले ले, तुमको तैयार करा दे, थोड़ा मैराथन रिवीजन करा दे, सो दैट एग्जाम में तुम कंफर्टेबल फील करो। बट ऐसा नहीं है कि हमने ये बोल रखा है कि हमारे पास आओगे तो पास ही हो जाओगे, ये तो कभी नहीं हो सकता। और ये सुन के अगर तुम जा रहे हो कि इधर जा भाई पास हो जाएगा, तुम बेवकूफ हो। तो मतलब यहां पे गलती सिर्फ जो स्कैमस्टर है उसका नहीं है, जो स्कैम में फंस रहा है उसका भी है। आजकल पुलिस ये जो ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं इनका ज्यादा अर्जी लेते नहीं है, बोला सर नहीं पकड़ पाएंगे, आप लोग को तो समझाए थे मत कीजिएगा ये वाला काम। हर दिन अवेयरनेस का वीडियो आता है, अवेयरनेस का मैसेज आता है, आप लोग क्यों नहीं देखते हैं। फिर फ्रॉड हो जाता है तो आप लोग पुलिस को गाली देते हैं कि आप लोग तो कुछ कर नहीं पाते। हम लोग तो बोले थे ऐसा मत कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, मत शेयर कीजिए ओटीपी, मत शेयर कीजिए कार्ड डिटेल, तो भी तुम कर रहे हो, तो तुम ही तो गलत हो। क्योंकि स्कैम करने के लिए ही तो लोग बैठे हैं। तुमको फंसना है कि नहीं है किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारी। तो बोल रहे सर आप लोग मतलब स्कैम करेंगे, आप लोग छोड़ेंगे नहीं। हर जन का अपना इमोशनल, मेंटल, मोरल लेवल होता है। हमारा मोरल जैसा हो, XYZ का मोरल वैसा हो, जरूरी यू जज तुमको उससे कंफर्टेबल है कि नहीं। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल डोंट ज्वाइन।
तो टीचर ज्वाइन करने के लिए, कोर्स ज्वाइन करने के लिए टीचर का पर्सनल लाइफ नहीं, उसका पढ़ाने का तरीका देखिए। सर आप तो वैगनआर गाड़ी में घूमते, सर एक सर है ना वो BMW में घूम रहा है, हम तो उससे पढ़ेंगे। पढ़ो। तुम अगर मेरे को मेरी वैगनआर से जज कर रहे हो तो ठीक, हम क्या कर सकते हैं? तुम्हारे हिसाब से गाड़ी थोड़ी चेंज कर देंगे, तुमको दिखाने के लिए लेके आएंगे, देखो। अरे बट रियल लाइफ में ऐसा होता एक्चुअली यही है, वो वही दिखाते हैं और तुम वही देख के अट्रैक्ट होते हो। इसीलिए हम बोलते हैं इंस्टाग्राम, यूट्यूब जितना लाइफ में कम यूज करोगे उतना जिंदगी अच्छा चलेगा। आप यूज करो, आप उससे इफेक्टेड मत हो। देखते हो यार वो आदमी एक तो यूट्यूबर है, वो दिखाया उसके पास आईफोन 50 लाख वाला है, तुम्हारे मन में चुलबुली साला उसके पास मेरे पास नहीं है, उसका भी सेम उम्र मेरा भी सेम। अरे उसका काम है वो 50 लाख का मोबाइल दिखाएगा तो 50 लाख रुपया यूट्यूब व्यूज से कमाएगा, उसका वो काम है। वो वही दिखाएगा जिससे उसको पैसा मिलेगा, वो ये नहीं दिखाएगा मेरा हालत अंदर से खराब है, क्योंकि जानता है वो दिखा दिए तो नेक्स्ट दिन कोई चैनल देखने नहीं आएगा। और अगर आप वही देख के पसंद आते कि भैया उसके पास 50 लाख का फोन है, मेरे पास भी होना चाहिए, उसका 18 साल मेरा भी 18 साल, ये पैरामीटर नहीं है। अगर आप एक 100 मीटर की रेस है, हम दौड़ रहे हैं, आप दौड़ रहे हो, आप 0 से चालू कर रहे हो, मैं 90 मीटर से चालू कर रहा हूं, कुछ भी कर लो, हम चलेंगे भी ना तो हम जीतेंगे। अबे हम 90 मीटर से चल रहे हैं, हमको 10 मीटर चलना है, तुम 0 से आएगा तेरे को 100 मीटर दौड़ना है, तो तुम हारने के बाद रो रहे, तुम बेवकूफ है। तुम देख 0 से कितना पहुंच पाया, अगर तुम 0 से 50 पहुंच पाया तब हम 90 से 100 में गए, तुम्हारी जीत है, you have won, क्योंकि you have covered 50 meters in the time in which I have covered only 10 meters, but you don't see that, you see that वो जीता। सर हम हमेशा बचपन से सुने हैं जो जीता वो सिकंदर, गलत है ये, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, ये सुनो। खाली आधा अधूरा लाइन सुनने से कैसे होगा? तुम लोग वो सुना जो जीता वो सिकंदर, वो नहीं सुना, वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है, हारी बाजी को जीतना जिसे आता है। तो तुम 10 मीटर और 50 मीटर की रेस में पता है कौन जीता? तुम जीते, रोना बंद कर दो। डोंट टेक एक्सेस स्ट्रेस ऑन योर लाइफ, यू आर टेकिंग स्ट्रेस। उसके पास ये है, मेरे पास कुछ नहीं। अबे तू दौड़ना, तेरे पास भी आएगा सब, उससे ज्यादा आएगा एक टाइम पे। हाँ तुम सीखेगा, हो सकता है 50 थोड़ा और तेज किया, 70 नेक्स्ट रेस में हो सकता है हम 10 मीटर नहीं दौड़ पाए, तुम 100 मार दिए। उस दिन तुम्हारा जो खुशी होगा वो खुशी का कोई लेवल, कोई मतलब उसको कोई कंपेयर नहीं कर सकते। सो रिमेंबर दीज थिंग्स इन लाइफ। इतना स्ट्रेस लेना दूसरे चीजों को देख के इस बेवकूफी, दूसरे के अच्छाई को देख के जो आदमी दुखी होता है वो आदमी खुद कभी अच्छा नहीं बन सकता। अगर किसी का अच्छा हो रहा है उसको बोलो यार बहुत अच्छा लगा तेरा ये हुआ, और मन से भी यही सोचो बहुत अच्छा लगा उसके साथ हुआ, हम भी मेहनत करेंगे, मेरे को भी उधर जाना है। हम लोग क्या सोचते हैं, देख साला कुछ किया नहीं उसके पास इतना कुछ आ गया, बाप का प्रॉपर्टी है उसका, तो वेरी बैड। ये हम लोग क्या से, हम लोग के अंदर जेलसी है, एंड जेलसी इज समथिंग जिसके कारण तुम कभी फ्लरिश नहीं कर पाओगे। कोई ज्यादा कमा रहा है कोई कम कमा रहा है, ये पैरामीटर थोड़ी है लाइफ में सक्सेस का। खुश भी तो होना चाहिए। हम कम कमा के तुम लोगों के साथ खुश रह सकते हैं। हो सकता है मेरा दोस्त मेरे से ज्यादा कमा रहा हो, कमाने तो, वो मंडे टू फ्राइडे रो रहा है, उसकी शादी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो काम में बिजी है सिर्फ। अरे सक्सेस का हर पैरामीटर देखिए ना, वाई ओनली द मनी इज सक्सेस? एंड रियलिटी, एक बच्चा बोला, हर्ष बोला सर कोचिंग से ज्यादा तो कॉलेज स्कैम है। ये कॉलेज जो सर पैसा ले रहे हैं ना, ये सच में सर एकदम गलत है। मैं मतलब यहाँ पे तुम लोगों को ओपनली बोल रहा हूँ, तुम लोग फील करोगे। कॉलेजेस, बिग कॉलेजेस इन कैलकाटा जो एकदम एक से एक अच्छे कॉलेज नाम में है, लाख लाख रुपया 6 महीने की फीस है, साल भर की फीस है, और साला पढ़ाना एक ढीले का नहीं। वो जितना 3 सेमेस्टर में नहीं 6 सेमेस्टर में नहीं पढ़ाते ना, हम उतना 6 महीने में पढ़ाएंगे तुमको। बस हमको ना 3 लाख रुपया नहीं मिल रहा है, हमको 10,000 ही मिलेगा। और उधर 3 लाख देने के लिए रेडी हो, रो रहे हो कि नहीं हुआ मेरा कॉलेज में।
लोग रोए भी है कि नहीं हुआ मेरा कॉलेज में, से देखिए मतलब 3 लाख दोगे भी और रोगे भी नहीं हुआ, और साला इधर 10,000 में बच्चा बोल रहा है कि यार ज्यादा ले रहे हैं आप। तो सोच रहे हो कितना बड़ा विडंबना है। नहीं भाई, हमको नहीं करना वो सब। हाँ, वो भी ऐसा स्कूल होगा जहां बच्चा जो चाहे वो बन सके यार। साला हम लोग तो ऐसा बना दिए हैं कि बच्चा जिंदगी भर स्ट्रेस ही ले रहा है। क्या हो गया कृष्णा? स्ट्रेस मत लेना, फिर स्ट्रेस रिलीज करते करते वीक हो जा रहे हो। सौरभ पूछ रहा है कल क्लास होगा क्या? हाँ होगा, क्यों नहीं। कल प्रसाद देंगे, कल हम लोग प्रसाद का, कल हम लोग आएंगे, क्लास क्यों नहीं करेंगे, कल हम लोग करेंगे, प्रसाद खाएंगे, फिर बातचीत करेंगे, पढ़ाई करेंगे। क्या हो गया? सरस्वती पूजा वापस आएगा उस दिन भी रहन देते हैं। क्या बात है भाई, क्या बात है। भगवान बोल रहे कर्म करो, तुम बोल रहे कर्म को छोड़ के सब करो। तो अकेले खींचे तो दो पहले, रस्सी को ऐसे रखोगे तो वो गल के खत्म भी हो जाएगा। क्या एग्जाम्पल दिया भाई। हाँ हाँ, नहीं हम ये नहीं बोल रहे, हम खुद वो वीडियो देखे, हम खुद समझे कहां कहां गलती हो सकता है। आप जैसे वो बोला झूठे रैंक होल्डर्स प्रेजेंट करना, जो आपसे पढ़ाई नहीं है आप उसको क्यों बोल रहे हो? पढ़ा है तो बोलिए, नहीं पढ़ा है तो मत बोलिए। नहीं पढ़ा, अगर हम तो, मेरा क्या पॉलिसी है, कोई मेरे से पढ़ा है, मेरे को आके अपना रिजल्ट बताएगा तो मैं उसका रिजल्ट प्रेजेंट करूंगा, नहीं बताएगा तुमको दिखाने का भी जरूरत नहीं है। मान ले तुम मेरे से पढ़ा, तेरा रैंक बहुत अच्छा आया या तेरा रिजल्ट अच्छा हुआ, तुम आके बताए नहीं, हम प्रेजेंट भी नहीं करेंगे। बोले साला जब तुम मेरे को बताना ही नहीं चाहते हो मतलब मेरा कोई उसमें रोल ही नहीं है, जब मेरे को रोल नहीं है तुमको प्रेजेंट भी नहीं करना। जाओ तुम आके बताए सर मेरा ऐसा ऐसा हुआ, सर हम ये पढ़े थे आपसे, अच्छा हुआ, मेरा इतना आया, तब हम आपका रिजल्ट प्रेजेंट करेंगे कि भैया देखो ये बच्चा पढ़ा, इसका इतना आया। बट अगर आप नहीं पढ़े हो तो नहीं दिखाना चाहिए। बट वो पूरा इंडस्ट्री वैसा है कि वहां ऐसा ही चलता है, और वहां नहीं। अब हर इंडस्ट्री में ये सेम चीज है, क्योंकि जब तक नहीं दिखाएंगे तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि सब हमसे ही पढ़ के पास हो रहे हैं। बल्कि ऐसा है नहीं, बच्चा पास खुद के पढ़ने से ही होता है। रियलिटी इज दिस, फुल स्टॉप। टीचर की गाइडेंस मैटर करती है, टीचर का सपोर्ट मैटर करता है। बट ऐसा नहीं होता कि कोई टीचर से पढ़ने से ही हम पास होंगे और हम खुद पढ़ेंगे तो पास नहीं हो पाएंगे, ऐसा नहीं है। बहुत बच्चे सेल्फ स्टडी करके भी पास हो रहे हैं, वो सिर्फ गाइडेंस ले रहे हैं कि कहां से हमको गाइडेंस मिल जाए, उसको फॉलो करके हम अपना आगे निकाल लेंगे। तो कल मैं देख रहा था तो मेरे को लगा कि हाँ ऐसा कुछ है जो मतलब हम लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए। अभी तो गवर्नमेंट का रूल है ना, 16 साल से कम के बच्चे कोचिंग वगैरह नहीं जाएंगे वगैरह। ठीक है, अपने तो तुम लोग 16 के बाद ही आ रहे हो, लागू नहीं हो रहा है। साला 16 वाला को फिर अब एज लेना पड़ेगा। कितने साल के हो बताओ? क्या ये सब क्या करेंगे, पागल है क्या? जिनको आना है वो खुद तो आ रहे हैं, हम थोड़ी लेके आ रहे हैं चलो 16 के नहीं हुए पढ़ो मेरे से। अभी जो आ रहा है खुद पढ़ने आ रहा है, हम थोड़ी उसको फोर्स कर रहे हैं पढ़ने के लिए। पापा का नंबर नहीं लेंगे एडमिशन में ना, अब पापा का नंबर भी लेंगे एडमिशन में। आपका बेटा ये किया, सोचो ऐसा करे तो पापा का नंबर लेंगे। हर टेस्ट का मार्क्स पापा को मैसेज में जाएगा। हाँ, घर में जाके लाल हो जाएगा सब। बच्चा लोग से पहले हम लोग गार्जियन का नंबर भी लेता था ना, 2 काम करता था, या तो सेम नंबर दोनों में लिख देता था, या पापा का नंबर गलत लिखता था, वो किसी दोस्त का नंबर होता था। बोलता पता नहीं साला कौन सा कांड कर देंगे, तो इट्स बेटर नंबर ही मत दो पापा का। तो हम लेना ही बंद कर दिया, छोड़ना, जब तुम ही नहीं चाहता तेरे पापा को पता चले, हम क्या बताए उसको, छोड़ना, जो करना है कर। अभी 4-5 दिन पहले कांड हुआ, इंटर का क्लास चल रहा था, May 24 वाला चल रहा है, तो उसमें एक पेरेंट्स आए, क्लास मेरा चल रहा है May 24 का, पेरेंट्स आके पूछ रहे हैं रिसेप्शन पे कि एक बार पूछे ना सिद्धार्थ शाह या कोई नाम था,
वो बच्चा अंदर क्लास कर रहा है कि नहीं कर रहा, और वो नहीं था। हमको बोले, हमको आके नाम बोला, हम बोला ये कोई है क्या, हम बोल दिए हमको पता नहीं था, पेरेंट्स आए, बोला नहीं है कोई ऐसा, आज नहीं आया है। उसके पेरेंट्स बोले ठीक है सर, देखते हैं हम। उसके बाद वो कोचिंग और नहीं आ पाया होगा। उसके पेरेंट्स आ गए थे और हम बहुत ही इनोसेंटली, हमको आके, मेरे को पता नहीं आए थे, मेरे टीम मेंबर आके बोला सर देखिए ना ये बच्चा है, हो सकता है ना कभी कभी नीचे बाइक वाइक खड़ा कर देता है या कोई होता है ना, तो बोलते हैं जाके ठीक कर दो। तो हम बोल दिए सिद्धार्थ आया है क्या, बोला नहीं आया, हम बोल दिया नहीं आया जो। उसके पापा बाहर खड़े थे, उसके पापा एकदम मुंह लाल, सब बोल के गया ट्यूशन आया नहीं, बहुत गुस्सा हो गए थे। अब उसके साथ क्या हुआ मेरे को नहीं पता, उसका लाल पीला हरा नीला सब हुआ। पापा है, बहुत ही मुश्किल होता है। तुम्हारे किसी के पेरेंट्स है पहले बता देना, तो हम चला के ही बोल देंगे हमको बोल के गया नहीं आया, पापा को मत बोलिएगा। हाँ ये देखो जगत पापा, जगत पापा, हाँ टॉम, कौन टॉम, हम टॉम, जेरी। एक बार वैसे चल के दिखाए तो, भाग के दिखाए खाली। तो हम लोग पढ़ना को पूरा एनालाइज जब तक नहीं कर लेते तब तक वहां से हिलते नहीं है। हम इन लोग को बता रहा था कि अगर ये कभी कहीं बंक वंक मारे तो पहले हम लोग को बता दे, ताकि इनका पापा का फोन आए तो हम लोग बोल सके वो बोला है बताइएगा सर। अभी 3 दिन पहले हुआ था इंटर का क्लास में, पापा आके बाहर खड़े हो गए, पूछे कि ये बच्चा है क्या, हमको आके बोली सर ये है क्या, मैं बोला ये है क्या, बोला नहीं है, बोला नहीं है। उसके पापा बाहर खड़े हैं। ऐसा हुआ, हम बोला तुम लोग हमको बोलता तो सही, तो हम कुछ चेंज करके बात करते, क्यों नहीं आया। तो हो सकता बच्चा बोले सर दूसरा ट्यूशन में गया, सर से डाउट पूछ रहा है, ऐसे बोल देते। मासूम जिंदगी कुछ नहीं है साला, ये मासूम नहीं है। चलो सुन, कॉपी में लिखे गया, पहले वो लेवल 1 2 3 4 सब क्लियर हो गया। कॉपी में सिर्फ लिखवा रहा हूं, हेडिंग देंगे बस 2 मिनट। एप्लीकेबिलिटी ऑफ एस, और इसमें मेरे को सिर्फ एक पॉइंट पर बात करना लिखवाना है, चेंज इन लेवल ऑफ एंटिटी एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ। इतना देर से हाथ कहां था, पॉकेट में रखते तो गर्म हो जाता। एप्लीकेबिलिटी ऑफ एग्जेम्पशंस रिलैक्सेशंस, आराम से। तुम सुबह सुबह जेवियर जाता है, पहुंच जाता है ना, फोन लेके जाया कर और घर जाते ही फोन कर दिया कर, घर में हम पहुंच गए ठीक ठाक, क्योंकि ठंड में तेरे साथ कुछ भी हो सकता है। बोलो ठीक है क्या है, लिखो पॉइंट 1, एप्लीकेबिलिटी ऑफ एग्जेम्पशन / रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन का एप्लीकेबिलिटी की, रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं एग्जाम्पल वाइज लिखता हूं, अपने आप समझ में आ जाएगा। एसएमसी थे, अब हम नॉन एसएमसी हो गए हैं। लास्ट ईयर एक एसएमसी थे, करेंट ईयर में नॉन एसएमसी है। बोलिए रेस्ट्रिक्शंस जो नॉन एसएमसी के हैं वो इमीडिएटली अप्लाई हो जाएंगे, यस और नो। द रेस्ट्रिक्शंस shall apply immediately, shall apply immediately। इसका मतलब यह हुआ all AS shall be followed, आपको सब AS फॉलो करना पड़ेगा immediately from current year। अब सेम चीज में एसएमसी नॉन एसएमसी नहीं लिख के ऐसा लिख सकता था क्या, बता दो। लेवल
4 या 3 या 2 से लेवल 3, 2 या 1, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1। अगर लेवल 4 से लेवल 3 हो गए हो आप करंट ईयर में, तो रेस्ट्रिक्शंस इमीडिएटली इसी साल से अप्लाई हो जाएगा। क्या मैं ये बोल सकता हूं? रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई करेगा इमीडिएटली, सॉरी। बट मान ले उल्टा, हम करंट लास्ट ईयर नॉन एसएमसी थे, करंट ईयर में हम एसएमसी हो गए हैं, बोलो रिलैक्सेशंस कब से अवेलेबल होगा? रिलैक्सेशंस विल बी एप्लीकेबल या अवेलेबल ओनली व्हेन कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। बोलिए, फॉर 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स। पहले 2 साल तुमको ये कंडीशन सेटिस्फाई करना होगा। अगर 2 साल सेटिस्फाई कर लिए तो तीसरे साल से हम तुमको रिलैक्सेशन अलाउ कर देंगे। याद करने का सिंपल तरीका, अच्छे आदमी थे, गलत काम किए हो, इमीडिएटली जेल होगा। गलत आदमी थे, अच्छा काम किया है, अभी जेल से नहीं छोड़ेंगे जब तक तुम 2 साल लगातार अच्छा काम ना कर लो। 2 साल अच्छा काम लगातार कर लिए तो उसके बाद हम तुमको छोड़ देंगे, बट हाँ तीसरे साल में कुछ कांड कर मत बैठना, फिर वहीं चले जाओगे। समझ गए बात को? तो यहां पर मैं एक एग्जांपल अगर लिखूं तो नॉन एसएमसी मतलब लेवल 1, 2 या 3 से लेवल 2, 3 या 4। 1 से 2, 3 या 4 हो गया, 2 से 3 या 4 हो गया, 3 से 4 हो गया। तो ये जो रिलैक्सेशन आपको मिलना है वो इमीडिएटली नहीं मिलेगा। रिलैक्सेशन तभी मिलेगा जब 2 कंसेक्यूटिव ईयर में आपने कंडीशन सेटिस्फाई कर ली हो। बात बाकी सारी बात बुक में लिखी हुई है, ये बात आप लिख लो समझने के लिए। आज तक पूछा नहीं है इन सब चीजों पे क्वेश्चन, बट क्योंकि एमसीक्यू आ गया तो आई थिंक दीज मे बी आस्क्ड इन एग्जाम्स। अब पूछा जा सकता है, इसीलिए थोड़ा पता होना चाहिए। दो साल कंडीशन सेटिस्फाई करोगे तो 3rd ईयर से तुमको रिलैक्सेशन मिलेगा। डन है? नहीं वो बोला ना, टॉम है वो। डन 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 डन। आज के लिए सिर्फ इतना ही। टैक्स की क्लास है ना आपकी? कब से है टैक्स की? 130 3rd फ्लोर। आप लोग नाश्ता वगैरह करके आ सकते हैं आराम से। कैन नॉट बी रेटिफाइड लेटर का मतलब होता है कि क्या बोल सकते हैं, कैसे समझा सकते हैं हम? एग्जाम्पल देने दें। मतलब वापस उसको लाके कंपनी के नाम पर बिल नहीं ले सकते। कंपनी उसको जो पेमेंट करना होगा करेगी। ये कॉन्ट्रैक्ट उस आदमी और कंपनी के बीच में नहीं है। मतलब जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हुआ तो तुमने सीए को बोला इनकॉर्पोरेशन कराओ, तो ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे और सीए के बीच में, ये कंपनी और सीए के बीच में नहीं है। मतलब सीए आपसे मांगेगा सीए कंपनी से, कंपनी आपको दे देगा पैसा। समझ गया बात? तो वो कॉन्ट्रैक्ट रेटिफाई नहीं हो सकता। कॉन्ट्रैक्ट जो ओरिजिनल पार्टीज के बीच में था वही रहेगा। नॉन एसएमसी में लिखे लेवल 1, 2, 3, मतलब हम बोल रहे हैं बड़े से छोटा। अगर आप लेवल 1 हो, 1 से 2, 3 या 4 हो गए, लेवल 2 थे उससे 3 या 4 हो गए, लेवल 3 से लेवल 4 हो गए, मतलब आप डाउनवर्ड जा रहे हो, 1 से 2, 3, 4 की तरफ जा रहे हो। तो वो इसका मतलब ये नहीं है नॉन एसएमसी मतलब लेवल 1, 2, 3। नॉन एसएमसी मतलब लेवल 1 कंपनी में, नॉन एसएमसी एसएमसी, और इधर लेवल 1, 2, 3 से 2, 3, 4। 1 हो गया तो 2 हो गए, 1 से 2 गए, 2 थे तो 3 हो गए, 3 थे 4 हो गए। अगर आप डाउनवर्ड जा रहे हो तो 2 साल कंडीशन सेटिस्फाई करना। ऊपर चला गया तो रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, आप अभी भी वही रहेंगे नॉन एसएमसी। 3rd ईयर में ऊपर गया आप नॉन एसएमसी रह जाओगे।
मतलब आप फर्स्ट ईयर में मान लो नॉन एसएमसी थे, सेकेंड ईयर में कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो एसएमसी हो गए बट रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, थर्ड ईयर भी आप हो गए तो रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। अब मान लो फोर्थ ईयर में एसएमसी होते तो रिलैक्सेशन मिल जाता, बट फोर्थ ईयर में वापस आप नॉन एसएमसी हो गए तो अभी भी रिलैक्सेशन थर्ड ईयर तक देखा जाएगा, 2 कंसेक्यूटिव ईयर हो गया। अब तुमको फोर्थ ईयर में वापस तो एसएमसी रहना पड़ेगा। मान ले फोर्थ ईयर में तुम एसएमसी है ही नहीं तो फिर कहेगा रिलैक्सेशन, मतलब हर साल देखेंगे बट रिलैक्सेशन के लिए पहला कंडीशन है 2 कंसेक्यूटिव ईयर पहले एसएमसी रहो। मान ले नॉन एसएमसी था, 1 साल एसएमसी हुआ, फिर वापस नॉन एसएमसी हो गया, तब हम तुमको आगे वापस 2 साल देखेंगे। 2 कंसेक्यूटिव ईयर पे कंडीशन सेटिस्फाई करना है तब थर्ड ईयर से एग्जेम्पशन मिलेगा। अगर तुम एसएमसी रह गए तो 1 सेकंड